आज हेलो एवरीबॉडी। आज जो है स्टार्ट करते हैं हम लोग सेंटर ऑफ मास। तो इफ देखो, ये चैप्टर का नाम सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स है। इसका नाम सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स क्यों है? क्योंकि अभी तक हम लोग ने ऐसे चैप्टर को पढ़ा जिसमें एक ही पॉइंट ऑब्जेक्ट होता था, उस पे ही फोर्स लगा देते थे, उसी का वेलोसिटी निकालते थे, उसी का एक्सेलरेशन निकालते थे। इवन इफ अगर किसी ऑब्जेक्ट के पास, मतलब किसी क्वेश्चन में हमने देखे कि दो तीन ब्लॉक्स भी हैं, दो तीन ऑब्जेक्ट्स भी हैं, तो भी इंडिविजुअल ब्लॉक्स होते थे। मतलब एक ब्लॉक अपना वेलोसिटी से चल रहा है, दूसरा अपना वेलोसिटी है, किसी का पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रहा है, किसी का घट रहा है, लेकिन इंडिविजुअल पार्टिकल्स की तरह सारे ऑब्जेक्ट्स हम लोग सॉल्व करते थे। लेकिन अब हम एक ऐसा सिस्टम बनाएंगे जिसमें एक ही सिस्टम में कई सारे पार्टिकल होंगे। तो M1 M2 M3 मिला के हमने एक सिस्टम बना दिया। अब कोई पूछ रहा है वो सिस्टम कहाँ रखा है, तो तुम बोलोगे अभी यार इसका तो कोई आंसर ही नहीं, क्योंकि इफ दिस सिस्टम हैज मोर देन वन पार्टिकल्स, तो एक M1 यहाँ रखा है, M2 वहां रखा है, M3 यहाँ रखा है, सो एवरी पार्टिकल इज यू नो प्लेस्ड एट डिफरेंट प्लेस। तो हम लोग फिर बड़े सिस्टम का पोजीशन कैसे पता लगाएं और बड़े सिस्टम का मोमेंटम कैसे पता लगाएं जिसमें हर पार्टिकल अलग चल रहा है। तो वहां से एक डेफिनेशन बनी कि इफ अ लार्ज सिस्टम, यानी ऐसा सिस्टम जिसमें बहुत सारे पार्टिकल हैं, इज ट्रीटेड एज पॉइंट ऑब्जेक्ट। अब ये हमारा इच्छा हो गई कि हमें एक बड़े सिस्टम को पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करना है। तो इफ लार्ज सिस्टम इज ट्रीटेड एज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट, इट्स पोजीशन, यानी पूरा सिस्टम जिस पॉइंट पे रखा हुआ माना जाएगा उसको कहेंगे पोजीशन इज कॉल्ड सेंटर ऑफ मास। अच्छा जी। तो मान लीजिए ऐसा बड़ा सिस्टम है, इसमें M1 M2 M3 M4 M5 M6 बहुत सारे पार्टिकल हैं। तुमसे किसी ने पूछा ये सिस्टम कहाँ रखा है, तो कहाँ रखा है, तो फिर तो हजारों पोजीशंस थोड़ी ना बताना पड़ता है। तो हम लोग जिस पॉइंट की तरफ इशारा करेंगे उसको कहेंगे पोजीशन ऑफ सेंटर। अगर ये M1 पार्टिकल V1 V2 V3 सब अलग अलग चल रहे हैं, तो किसी ने बोला सिस्टम कैसे चल रहा है, तो इसका जो वेलोसिटी लिखेंगे वही वेलोसिटी ऑफ सेंटर। अगर बोलेंगे M1 M2 M3 M4 सारे पार्टिकल अलग अलग चल रहे हैं, सबका वेलोसिटी अलग है, सबका मोमेंटम अलग है, तो व्हाट इज टोटल मोमेंटम ऑफ सिस्टम। तो फिर पूरे मास को अगर एक वेलोसिटी से चलाना है, द वेलोसिटी ऑफ द पॉइंट इज कॉल्ड वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ। ऐसे ही अगर सारे पूरे सिस्टम पे एक नेट फोर्स लगेगा, तो नेट फोर्स M1 को अलग एक्सेलरेशन देगा, M2 को अलग एक्सेलरेशन देगा, M3 को अलग देगा, लेकिन सिस्टम को कितना एक्सेलरेशन मिलेगा उसके लिए हम लोग जिस पॉइंट का एक्सेलरेशन रिप्रेजेंट करेंगे, द पॉइंट विच इज इफेक्टिवली रिप्रेजेंटिंग द टोटल बड़ा सिस्टम एज पॉइंट ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ। तो इसकी एक डेफिनेशन बनाएगी। अब वो डेफिनेशन बैक कैलकुलेट करके मैं आपको दिखाऊंगा। वो बनी फोर्स से है, लेकिन बनी क्या है, वो है कि पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालना है। तो एक सिंपल डेफिनेशन बना दिया कि M1 पार्टिकल का M1 की पोजीशन से मल्टीप्लाई M2 R2। और ये कैसे आया, ये अभी डिस्कस होगा। अगर मुझे वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालना है, तो M1 V1 प्लस M2 V2 एंड सो ऑन डिवाइडेड बाय टोटल मास। ऐसे ही अगर एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालना है, तो M1 A1 प्लस M2 A2 एंड सो ऑन डिवाइडेड बाय टोटल मास। तो इससे फायदा क्या होगा? देखो, अभी फायदे नुकसान से थोड़ा ऊपर उठ के एक नई चीज सीख रहे हैं कि अगर एक बड़ा सिस्टम है जिसमें बहुत सारे पार्टिकल हैं और उस सिस्टम को एक पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह हमें ट्रीट करने का मन है, अगर मुझे सबका वेलोसिटी नहीं निकालना फिर भी सिस्टम का वेलोसिटी बताना है, तो हम वी कैन इजीली राइट वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास और एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो बड़े सिस्टम को रिप्रेजेंट करने के लिए पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह एक पॉइंट की जरूरत है, दैट पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ मास। तो इसका क्या फायदा होगा ये अभी बनाएंगे, है ना, ये अभी सीखेंगे। तो हमने पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला निकाल दिया। अगर मुझे केवल एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास पूछा है, तो आपने बोला बिल्कुल सिंपल है, ये ऐसे फॉर्मूला बना लो। ऐसे YCM ZCM भी आसानी से लिख सकते हैं। तो सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी, सेंटर ऑफ मास का पोजीशन, सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, जेड कोऑर्डिनेट, सारी चीजें हम लोगों को निकालनी फॉर्मूले बेस्ड आती। ठीक। अब जैसे इसमें एक पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि सेंटर ऑफ मास हमेशा लाइज
ऑन लाइन ऑफ सिमेट्री। यानी अगर कोई सिस्टम एक ऐसे लाइन या प्लेन से डिवाइड हो रहा है जिसके दोनों साइड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास एक जैसा है, तो मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट पे बहुत सारे मासेस रखे एक्स एक्सिस पे, लेकिन जैसे राइट साइड में मासेस रखे बिल्कुल वैसा ही डिस्ट्रीब्यूशन, दोनों साइड डिस्ट्रीब्यूशन एक जैसा है, तो बीचों बीच सेंटर ऑफ मास लाई करेगा। ऐसे जैसे कि अगर ये मास m है और ये भी मास m है, तो सेंटर ऑफ मास इधर से भी L/2 डिस्टेंस पे होगा, इधर से भी L/2 डिस्टेंस पे होगा। लेकिन अगर मासेस अलग अलग है, जैसे ये m1 है, ये m2 है, और m1 मान लो m2 से अलग है वैल्यू वाइज, और ये डिस्टेंस r है, तो यहां से डिस्टेंस अलग आएगा और यहां से डिस्टेंस अलग आएगा, हेवियर के पास चला जाएगा। तो अगर मैं r1 और r2 डिस्टेंस बोल दूं, तो एक रिलेशन तो है कि m1 r1 इज इक्वल टू m2 r2 होगा, या m1 बाय m2 इज इक्वल टू r2 बाय r1 होगा। उल्टा चलता है, इसका मतलब है r1 का डिस्टेंस हो जाएगा m2 के प्रोपोर्शनल m2r अपॉन m1 प्लस m2, और r2 का वैल्यू हो जाएगा m1r अपॉन m1 प्लस m2। तो इस तरीके से मतलब थोड़ा लॉजिकली आंसर तुरंत बता देते हैं। अगर दो पार्टिकल है तो उल्टा रेशियो ऑफ मास में आप लेंथ को डिवाइड कर दीजिए। तो अगर मान लो 3 kg और 7 kg है और पूछा 3 kg से कितना दूर है, तो 7L/10, और 7 kg से कितना दूर है 3L/10, तो L डिस्टेंस को 7:3 में ब्रेक कर दिया। 3 kg से 7 डिस्टेंस है और 7 kg से 3 डिस्टेंस है, तो इट इज ऑलवेज क्लोजर टू हैवियर पार्टिकल। ठीक है, अगर सेंटर ऑफ मास हमें, जैसे मान लो मैं एक सवाल करता हूं, मान लो ये एक स्क्वायर है जिसके चारों कॉर्नर पे एक एक पॉइंट मास है, ये m है, ये 2m है, ये 3m है, ये 4m है, और यहां पे हमने मान लो कोऑर्डिनेट एक्सिस भी दे दिया है, एक x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, और ये स्क्वायर है। मान लो सारे डिस्टेंस l है और दो पार्टिकल y एक्सिस पे हैं, दो पार्टिकल ऐसे x और y प्लेन में चारों पार्टिकल रखे हैं। तो अभी इसमें m 2m 3m 4m चार पार्टिकल्स है, तो टोटल मास तो 10m है। लेकिन क्वेश्चन पूछा है सेंटर ऑफ मास इस ओरिजिन के हिसाब से बताओ, तो एक तो है हम लोग फॉर्मूले से कर लेंगे, लेकिन इसको देखो ध्यान से, यहां पे जो y एक्सिस पे मास रखा है वो ये m है और 4m, मतलब इन दोनों पार्टिकल का x कोऑर्डिनेट 0 है, x कोऑर्डिनेट 0 है, तो ये m और 4m मिला के टोटल x कोऑर्डिनेट 0 पे 5m मास है। जबकि ये 3m और 2m है, 3m और 2m को भी ऐड करके देखेंगे तो ये मास भी 5m है, तो ये भी 5m है, ये भी 5m है, x इक्वल टू 0, ये दोनों पार्टिकल पे x इक्वल टू l, यानी x इक्वल टू 0 पे 5m है, x इक्वल टू l पे 5m है, तो सेंटर ऑफ मास कहां पे होगा, इसके बिल्कुल बीचों बीच होगा। तो x कोऑर्डिनेट देखो डायरेक्टली आ गया L/2, ये l है बिल्कुल बीच में आ गया। दूसरा, नीचे देखो y इज इक्वल टू 0 पे m और 2m, 3m मास नीचे है और 4m और 3m मिला के 7m ऊपर, तो मास का रेशियो देखो 3:7 चल रहा है, तो डिस्टेंस का रेशियो 7:3 कर देंगे, 7:3, यहां से 7 यहां से 3, तो 7L/10, तो y कोऑर्डिनेट आ गया, YCM आ गया 7L/10, तो आंसर हो गया x। देखो, तो अगर मास का रेशियो भी लेना आता है या मास का डिस्टेंस के साथ तुम उल्टा रेशियो लिख सकते हो, और या तो क्लब कर करके मासेस को आपस में मिला सकते हो, बहुत ही इजीली सॉल्व हो जाएगा, कम से कम क्वेश्चन तो डायरेक्टली सॉल्व हो जाते हैं। अब अगर मैं कहूं कि सेंटर ऑफ मास, ये तो डिस्क्रीट पार्टिकल्स का हो गया, फॉर कॉन्टिन्यूअस सिस्टम, कॉन्टिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, यानी कि रिजिड बॉडी का क्या होगा, तो उसके लिए इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, रिजिड बॉडी। तो जैसे मैंने आपको एक सवाल बनाया कि एक रॉड है, इस रॉड का मास डेंसिटी यानी कि लैम्डा kx² दिया, और ये एंड x इक्वल टू 0 है, ये x इक्वल टू l है, ये क्वेश्चन में ही डिफाइन कर दिया कि अगर 0 से l जाओगे तो मास डेंसिटी kx² के हिसाब से बदले। तो ऐसे में सेंटर ऑफ मास कहां होगा, तो ऑब्वियसली तुमको पता चल रहा है कि ये पार्ट ऑफ रॉड लाइटर है और आगे चलने पे रॉड हैवियर होता जा रहा है, तो ये यूनिफॉर्म डेंसिटी का रॉड नहीं है, तो सेंटर ऑफ मास मिड पॉइंट पे नहीं होगा। अगर यूनिफॉर्म रॉड होता तो मिड पॉइंट पे होता। तो लैम्डा का जो फंक्शन दिया है, अगर मैं एक्स पे जाके
एक dx का छोटा सा टुकड़ा कट कर लूं तो dx विल बी ट्रीटेड एज अ बहुत ही छोटा पार्टिकल जिसका मास लैम्डा dx हो जाएगा। तो हमारा जो फॉर्मूला ऑफ सेंटर ऑफ मास होता है वो इंटीग्रेशन x dm अपॉन इंटीग्रेशन dm होता है। ये कॉन्टिन्यूअस मास के लिए, यानी कि रिजिड बॉडी टाइप, बड़े बड़े ऑब्जेक्ट हो एक साथ फैले हुए, तो x dm अपॉन इंटीग्रेशन dm। अगर YCM निकालना है तो y dm अपॉन इंटीग्रेशन dm। अब ये लॉजिकली वही फॉर्मूला है, m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3। अब उसमें m1 x1 m1 डिस्क्रीट पार्टिकल नहीं है, क्योंकि मास कॉन्टिन्यूअस है, इसलिए हमने उसमें एक छोटा सा टुकड़ा dm लिया है और dm का x कोऑर्डिनेट मैंने इसमें मल्टीप्लाई कर दिया। तो अगर dm पॉइंट मास की तरह ट्रीटेड है, अभी सवाल में तो dm इतना छोटा है कि इट इज ऑलरेडी ट्रीटेड एज पॉइंट मास, लेकिन अगर dm बड़ा भी होता तो इसका सेंटर ऑफ मास ओरिजिन से कितना दूर होता? तुमने बोला ये तो x, इस सवाल में तो x सीड है, तो हमने यहां पे लिख दिया, देखो इसमें वैल्यू रख रहे हैं, तो x की जगह लिखा x और dm की जगह लिखा लैम्डा dx, ऊपर भी वही, नीचे x हटा के ये dm और ये dm। यहां इंटीग्रेशन 0 टू l, यहां भी इंटीग्रेशन 0 टू l। अब इंटीग्रेशन में लैम्डा का जो फंक्शन दिया है वो दोनों में रख देना है, तो x इंटू के एक्स स्क्वायर डी एक्स इंटीग्रेशन अपॉन के एक्स स्क्वायर डी एक्स इंटीग्रेशन। तो इससे k कट जाएगा, एक्स स्क्वायर डी एक्स का इंटीग्रेशन l का पावर 4/4 और नीचे एक्स स्क्वायर डी एक्स का इंटीग्रेशन l³ 3। आंसर आ गया 3l/4। इसको जनरलाइज भी कर सकते, लेकिन अभी हम लोग ने ऐसे ही सॉल्व कर दिया है। तो सेंटर ऑफ मास डिस्क्रीट पार्टिकल का निकालना है, आप मास के रेशो के हिसाब से कर लो, नहीं तो m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 प्लस m4 x4 अपॉन टोटल। और अगर बड़े ऑब्जेक्ट का जिसमें रिजिड बॉडी है, रॉड है, रिंग है, डिस्क है, ऐसे अलग अलग शेप के ऑब्जेक्ट है, तो फिर आपको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो एक दो इंटीग्रेशन के रिजल्ट और करता हूं मैं, देखो ये क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। लिखा है a thin bar of length L has mass per unit length lambda that increases linearly with distance from one end. अब it has total mass m and mass per unit length of rod is given as lambda naught। लेकिन ये नहीं दिया कि इसका फंक्शन क्या है, तो मैंने फंक्शन खुद बना लेना। तो देखो यहां पे रॉड का यहां पे लीनियर डेंसिटी लैम्डा नॉट है, जबकि यहां बढ़ता जा रहा है, टोटल मास m है, तो बढ़ता जा रहा है तो उसका लीनियरली बढ़ रहा है। तो हम लोग लैम्डा का वैल्यू ऐसे लीनियर फंक्शन बनाए, तो x इक्वल टू 0 पे ये लैम्डा नॉट है और आगे चलने पर कुछ और होता जा रहा है, तो मैंने इसका जनरल फंक्शन बना दिया लैम्डा नॉट प्लस के एक्स। ये कुछ ऐसे हो गया y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, क्योंकि इनिशियल वैल्यू लैम्डा नॉट दिया तो c का वैल्यू हमें पता चल गया, लेकिन स्लोप m का वैल्यू नहीं पता, यानी k का वैल्यू हमने नहीं पता है। तो k का वैल्यू भी निकाल लेंगे, क्योंकि इसमें रॉड का मास m और लेंथ l दिया हुआ है। तो हम लोग अगर लैम्डा dx को इंटीग्रेट कर दे 0 टू l, तो ये जो मास बन जाएगा वो m ही बन जाएगा। तो उससे हम k का वैल्यू बैक कैलकुलेट कर लेते हैं। तो m इज इक्वल टू लैम्डा की जगह लिखा लैम्डा नॉट प्लस के एक्स और आगे लिख दिया dx, इंटीग्रेट कर दिया। तो इंटीग्रेट करने से 0 से l, ये लैम्डा नॉट l प्लस के एल स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू m, इसको इधर भेज देते हैं, तो m माइनस लैम्डा नॉट l और 2/l स्क्वायर कर देंगे तो k का वैल्यू आ जाएगा। जब k फाइनल आंसर में यूज करना होगा तब k का ये वैल्यू उठा के वहां यूज करते हैं। तो अभी तरीका क्या होता है, x पे जाके dx का टुकड़ा बनाया तो इसका मास dm हो गया, क्योंकि ये x पे ही बनाया है, इसलिए इंटीग्रेशन x dm अपॉन इंटीग्रेशन dm में x की जगह x ही लिख देंगे, x की जगह x ही लिखे रहने दिया, dm की जगह लिखा लैम्डा dx। अब लैम्डा को लिख दिया है लैम्डा नॉट प्लस के एक्स डी एक्स और नीचे m ही लिख दिया, क्योंकि लैम्डा नॉट प्लस के एक्स को इंटीग्रेट करके हमने जो मास बनाया है वही टोटल मास m गिवन है, तो m को m ही लिख दिया, बाद में हम k को रिप्लेस करेंगे, m को नहीं करेंगे। तो लैम्डा नॉट एक्स डी एक्स यानी कि लैम्डा नॉट एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 तो एल स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, प्लस के एक्स स्क्वायर डी एक्स है तो के l³ 3 हो जाएगा और डिवाइडेड बाय m। अब इसमें l स्क्वायर कॉमन ले लेता हूं, तो l स्क्वायर कॉमन ले लिया
लैम्डा नॉट बाय 2 प्लस के एल बाय 3 और डिवाइडेड बाय एम। अब इसमें मैं इधर से वैल्यू उठा लेता हूं, तो अगर मैं के एल का वैल्यू केवल निकालूं ऐसे के एल, तो के एल की जगह यहां लिख सकते हैं एल स्क्वायर इंटू लैम्डा नॉट बाय 2 प्लस के एल बाई 3, मैंने 1/3 लिख देता हूं, 1/3 इंटू के एल की जगह, के एल की जगह लिखा 2/L और एम नॉट माइनस लैम्डा नॉट एल डिवाइडेड बाय एम नॉट ही, मतलब एम नॉट का मतलब एम ही है, एम। ये हमारा आंसर एक्ससीएम का आ जाएगा। अब इसमें कुछ कुछ वैल्यूज अपने आप कटवट जाएंगे और बाकी सब सॉल्व हो जाएंगे। तो क्वेश्चन ये है कि लैम्डा नॉट और एम के टर्म्स में सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस फ्रॉम दिस एंड आ गया, विच इज द लाइटर एंड, वहां से ही सारे डिस्टेंस ले लिए। तो जहां फंक्शन नहीं दिया वहां पे मैंने फंक्शन बना लिया। एक क्वेश्चन और ट्राई करते हैं। लिखा है फाइंड द डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ यूनिफॉर्म प्लेट। अभी प्लेट वाले सवाल और भी कर लेंगे, लेकिन एक क्वेश्चन ये वाला कर लेते हैं इंटीग्रेशन से। फिर इस तरह का सवाल हम लोग रिमूवल, बड़े डिस्क से छोटा डिस्क ऐसे रिमूवल वाला, रिजिड बॉडी कट करने वाले कॉन्सेप्ट से भी कर लेंगे। तो देखो, अगर बड़े डिस्क में ये छोटा पार्ट हटा दिया, ए से बी तक चल रहा है, तो मैं आर रेडियस पे गया और आर रेडियस पे एक छोटा सा पतला सा रिंग हमने बना लिया। यहां पे कोई चॉइस नहीं, यहां पे रिंग ही बनाना पड़ेगा। ये रिंग का रेडियस बीच में आर और थिकनेस डी आर है, तो एरिया ऑफ रिंग आया पाई आर डी आर। अगर सिग्मा इसमें सरफेस डेंसिटी है मास का, सरफेस डेंसिटी ऑफ मास है, तो डीएम का वैल्यू जैसे लैम्डा डीएक्स था वैसा सिग्मा डी हो जाएगा। अगर वॉल्यूम डेंसिटी है तो रो डीवी हो जाएगा। ये सब हमने पुराने इंटीग्रेशन जब पढ़ते थे तब किया था। तो डीएम का वैल्यू सिग्मा डीए है, डीए की जगह लिख देंगे पाई आर डी आर। अब केवल इस आर रेडियस के पतले रिंग को देखो, ये जो सेमी सर्कुलर रिंग है ये रेडियस आर का है, तो सेमी सर्कल का सेंटर ऑफ मास 2r/पाई डिस्टेंस पे होता है। तो सेंटर ऑफ मास ऑफ सेमी सर्कल, अब ये नहीं पता है तो इसका एक लिस्ट में अभी आपको दे दूंगा। सेमी सर्कल इज 2r/पाई। इसका मतलब है ये पूरा सेमी सर्कल अगर पॉइंट मास की तरह माना जाए, वैसे तो सेमी सर्कल का मास डीएम है और सेमी सर्कल का शेप सेमी सर्कल है, लेकिन इसको गायब करके अगर इसका पॉइंट मास बनाए तो वो कितने हाइट पे दिखेगा, 2r/पाई। इसका मतलब है डीएम का ये जो, मान लो ये वाई एक्सेस हो गया और ये एक्स एक्सेस हो गया, तो डीएम का वाई कोऑर्डिनेट हमें पता चल गया। तो अगर मुझे वाई सीएम निकालना है तो इंटीग्रेशन वाई डीएम अपॉन इंटीग्रेशन डीएम करेंगे। अब देखो इसमें वाई की जगह मैंने क्या लिखना है, वाई की जगह लिखना है 2r/पाई, क्योंकि इस पूरे को एक पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट कर दिया। और डीएम की जगह लिखा सिग्मा इंटू पाई आर डी आर अपॉन, नीचे इंटीग्रेशन डीएम का मतलब होता है टोटल मास। अब यहां पे टोटल मास निकालना हमारे लिए आसान है, क्योंकि हम या तो हम इसमें भी ऐसे भी इंटीग्रेशन कर देंगे और यहाँ पे सिग्मा पाई आर डी आर को इंटीग्रेशन कर देंगे ए से बी। तो मतलब अगर नहीं दिमाग लगाना है तो आप इंटीग्रेशन में नीचे भी डाल दो, और अगर दिमाग लगाना है तो सिग्मा इंटू एरिया पाई b²/2 माइनस पाई a²/2, वो आर डी आर के इंटीग्रेशन में अपने आप आ जाएगा। तो देखो आर आर डी आर है, यानी r² डी आर करेंगे तो 2 सिग्मा पाई पाई b³ माइनस a³/3, और नीचे है सिग्मा इंटू पाई b² माइनस a²/2। तो सिग्मा पाई कट गए, तो सेंटर ऑफ मास का पोजीशन आ गया 2/पाई, और ब्रैकेट अभी b³ माइनस a³ करेंगे तो b माइनस a कट जाएगा, तो a² प्लस b² प्लस ab अपॉन a प्लस b, और इसका 2 ऊपर चला गया और उसका 3 नीचे आ गया। ये हमारा आंसर। ठीक,
इंटीग्रेशन लिमिट ए से बी चलाई क्योंकि ये पूरा थिकनेस ए से बी तक ही चल रहा है। एक रिजल्ट और इंटीग्रेशन से बताता हूं, एक रिजल्ट 3 डायमेंशनल वाला भी कर ले। बस सेंटर ऑफ मास निकालना कोई जहर है ही नहीं, बिल्कुल सिंपल है। देखो अगर प्लेट जैसा ऑब्जेक्ट दिया है तो प्लेट पे जाओ, एक्स पे डीएक्स का टुकड़ा कट कर लो। जैसे ये एक ऐसा प्लेट है जिसमें ऊपर भी ये जो बॉर्डर इसकी बाउंड्री चल रही है, इसका इक्वेशन दिया और नीचे भी बाउंड्री का इक्वेशन दिया है। दोनों इक्वेशन एक जैसे हैं, y इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर ऊपर है, y इज इक्वल टू माइनस के एक्स स्क्वायर नीचे। तो हमको x पे जाके अगर एक पतला रॉड जैसा टुकड़ा मैंने बना दिया dx का, तो ये जो पतला टुकड़ा है ये ऊपर भी किसी y हाइट पे जा रहा है, नीचे भी y हाइट पे जा रहा है। तो ऊपर y का वैल्यू अगर लिखेंगे तो के एक्स स्क्वायर हो जाएगा, नीचे भी y का वैल्यू लिखेंगे तो के एक्स स्क्वायर हो जाएगा। यानी टोटल लेंथ ऑफ दिस पतला सा टुकड़ा इज 2y और इसका थिकनेस हमने लिया है dx। तो हमेशा अगर ये x एक्सिस के ऊपर सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूटेड है तो x पे dx ले लो, अगर ये y एक्सिस पे सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड होता तो y पे dy कट कर लेते। तो हमने जो टुकड़ा बनाया उसका थिकनेस dx है और हाइट मतलब उसका लेंथ 2y है। तो हमारा जो dA यानी जो छोटा सा एरिया आया वो 2y इंटू dx आ गया। 2y को हमने kx स्क्वायर dx लिख दिया, तो ये dA हो गया। अब इसका मास लिखेंगे तो वो सिग्मा dA हो जाएगा। अब ये जो टुकड़ा है ये रॉड की तरह है और रॉड का सेंटर ऑफ मास होता है यहां बीच में। बीच में मतलब केवल x कोऑर्डिनेट होगा, y कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा। तो x cm का वैल्यू x का वैल्यू x है और dm का वैल्यू dm। तो इंटीग्रेशन x cm इज इक्वल टू इंटीग्रेशन x dm अपॉन इंटीग्रेशन dm। तो केवल टुकड़ा बनाना है। तुमने बोला कि सर अगर मान लो ये सर्कल होता तो क्या पतले पतले रिंग बनाते कि उसमें भी x पे जाके dx का टुकड़ा कट कर सकते थे? कोई भी सरफेस वाला ऑब्जेक्ट है तो x पे dx कट कर सकते हो, लेकिन सर्कल में रिंग बनाने से बड़ा फायदा होता था क्योंकि रिंग एग्जैक्टली रिंग पे रिंग चिपकाने से सेमी सर्कल या कंप्लीट सर्कल बनता है। तो मेरा सजेशन ये है कि सर्कल अगर जैसा सवाल आए तो कोशिश करो रिंग, लेकिन कोई भी प्लेट हो, मतलब ट्राइंगुलर प्लेट हो, स्क्वायर प्लेट हो, रेक्टेंगुलर प्लेट हो या हेक्सागोनल प्लेट हो, कोई भी वैसे जनरल प्लेट है तो आप पतले पतले स्ट्रिप काट के और फिर उसको इंटीग्रेट कर दीजिए, बहुत बढ़िया आंसर बन जाएगा, है ना। तो जैसे ये रैंडम शेप का एक प्लेट है, तो प्लेट है तो आप एक्स पे जाके डीएक्स का मतलब उसमें ऐसे परपेंडिकुलर पतले पतले स्ट्रिप बना के एक स्ट्रिप का मास निकाला, उसी स्ट्रिप का मोमेंट सेंटर ऑफ मास लिखा और आपने एक्स डीएम कर दिया। अब देखो एक्स की जगह एक्स लिख दिया और डीएम की जगह 2k x स्क्वायर डीएक्स और डिवाइडेड बाय 2k x स्क्वायर डीएक्स। तो ऊपर एक्स क्यूब हो गया, यहां से ए तक, 0 से ए तक इंटीग्रेट, यहां भी 0 से ए तक इंटीग्रेशन, आंसर करोगे इंटीग्रेट आ जाएगा रिजल्ट। तो इस तरह का रिजल्ट जिसमें ऑब्जेक्ट इस तरह से बदल रहे हैं। अब मान लो हमारे पास एक हेमीस्फीयर है, इस हेमीस्फीयर से r/2 हाइट, ये r रेडियस का हेमीस्फीयर है, सॉलिड हेमीस्फीयर। सॉलिड हेमीस्फीयर का सेंटर ऑफ मास कहां होता है ये भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन मैंने इस सवाल में सॉलिड हेमीस्फीयर नहीं दिया, मैंने बोला r/2 हाइट पे मैंने इस हेमीस्फीयर को कट कर दिया। तो कट करके जो नीचे वाला पोर्शन है, नीचे वाला पोर्शन r/2 हाइट तक का पोर्शन है, या तो केवल इसका सेंटर ऑफ मास निकाल लेते हैं या फिर इसके ऊपर वाले टुकड़े का सेंटर ऑफ मास निकाल लेते। तो चलो पहले ऊपर वाले का निकाल। तो क्वेश्चन है कि दिस पार्ट ऑफ द सेमी सर्कल इज कट, ओनली दिस पार्ट इज लेफ्ट। तो मैं डायग्राम में दिखा देता हूं कि मान लो ये वाला जो पार्ट ऑफ हेमीस्फीयर है ये अभी हेमीस्फीयर का भी सब हेमीस्फीयर हो गया। तो दिस इज सब हेमीस्फीयर और ये सब हेमीस्फीयर भी सॉलिड है ना। तो ये पूरा सॉलिड ऑब्जेक्ट है बट इसका हेमीस्फीयर नहीं है ना, ठीक है। तो अभी किसी भी हेमीस्फीयर पे तुमको अगर सॉल्व करना है तो आप यहां से x डिस्टेंस पे जाओ और dx का एक पतला टुकड़ा कट करो। तो जब dx का ऐसे टुकड़ा कट करोगे तो स्मॉल मतलब थिन डिस्क ऑफ थिकनेस dx
is selected as DM। तो जब हमने थिन डिस्क को DM की तरह सेलेक्ट किया तो उसका सेंटर से हाइट मैंने x ले लिया था, ये डिस्टेंस सेंटर से सरफेस का डिस्टेंस r होता है। तो इस डिस्क का जो पतला सा डिस्क आया, इस डिस्क का थिकनेस तो dx है, बट इसका रेडियस है √r² - x²। तो अगर ये क्योंकि सॉलिड ऑब्जेक्ट है, इसका मतलब ये वॉल्यूमेट्रिक ऑब्जेक्ट है, तो वॉल्यूम हो जाएगा πr² dx। अब ये देखो पतला डिस्क की तरह है, ये सिलेंडर की तरह है, और सिलेंडर का वॉल्यूम होता है एरिया इंटू थिकनेस। तो एरिया πr², πr² - x² dx, ये dv है। अगर रो dv कर दे तो मास dm आ जाएगा। अब केवल dx को देखो, यहां सेंटर ऑफ स्फीयर, हेमिस्फीयर से ये x डिस्टेंस ऊपर लिया है। तो अगर ये डिस्क को मैं पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करूं तो इस डिस्क का सेंटर ऑफ मास यहीं पे है, x डिस्टेंस ऊपर। तो आपने बोला अरे अगर ये डिस्टेंस x है तो सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस भी x हो गया। तो हमने xcm निकालने के लिए क्या किया, इंटीग्रेशन x dm अपॉन इंटीग्रेशन dm। अब क्योंकि हमारा सब हेमिस्फीयर का हाइट x स्टार्ट हो रहा है r/2 से और खत्म हो रहा है r पे, इसलिए इंटीग्रेशन लिमिट बस बदल देंगे r/2 से r। अगर मैं 0 से r तक इंटीग्रेट करूंगा तो पूरा हेमिस्फीयर सॉल्व हो जाएगा, 0 से r/2 तक सॉल्व करूंगा तो नीचे वाला टुकड़ा सॉल्व होगा, और r/2 से r सॉल्व कर रहा हूं तो ऊपर वाला स्फेरिकल सब हेमिस्फीयर ऑब्जेक्ट सॉल्व हो रहा है। तो आपको बस लिमिट चेंज करनी है, ऑब्जेक्ट में कोई चेंज नहीं करना। इंटीग्रेशन x dm की जगह लिखा डेंसिटी इंटू πr² - x² dx अपॉन इंटीग्रेशन रो πr² - x² dx। अब इसको r/2 से r और इसको भी r/2 से r इंटीग्रेट करके सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा। तो अगर आप मान लो ये सब चीजें सीख पा रहे हैं तो आपको आइडिया लग जाएगा कि केवल हमें ये पता होना चाहिए कि किसी ऑब्जेक्ट, ज्यादातर 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट में आपको उसके सिमेट्री एक्सिस के परपेंडिकुलर चल के, मतलब सिमेट्री एक्सिस के अलोंग चल के, और ऐसे परपेंडिकुलर डिस्क या परपेंडिकुलर स्ट्रिप, अगर जैसे 2D ऑब्जेक्ट है तो परपेंडिकुलर ऐसे परपेंडिकुलर पतले पतले स्ट्रिप्स बना लो, और अगर 3D ऑब्जेक्ट है तो पतले पतले डिस्क बना दो। ऐसे स्ट्रिप नहीं बनेंगे, ऐसा सर्कल सर्कल। जैसे कोन में भी अगर बनाना है तो ऐसे सिमेट्री एक्सिस पे चल के dx का टुकड़ा कट करोगे तो पतले से मोटे, पतले पतले बहुत सारे छोटे बड़े सर्कल 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 डिस्क जैसे बन जाए। तो अगर आपको ये एलिमेंट लेना ऑलरेडी पहले से पता है तो बहुत आसान है, नहीं भी पता है तो आप सीख लो। ठीक, चलिए, तो ये हुआ सेंटर ऑफ मास का मतलब 2D 3D वाला ऑब्जेक्ट एक सॉल्व कर लिया। ऐसे कोन का भी निकाल सकते हो। तो देयर इज अ लिस्ट, कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट है जिनका सेंटर ऑफ मास हमें डायरेक्टली पता होना चाहिए। तो पता है तो बढ़िया है, नहीं पता है तो मैं लिस्ट लिख देता हूं फटाफट। सेमी सर्कल है तो 2r/π, अपने आप दिमाग लगाना। अगर सेमी सर्कल मैंने ऐसे रख दिया तो लाइन ऑफ सिमेट्री ऐसे चल रही है, मान लो ये y एक्सिस है तो ये ycm हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरह से सेमी सर्कुलर डिस्क का भी 4r/3π हो जाएगा। हॉलो हेमिस्फीयर का ycm, मतलब सब में ऐसा ही y एक्सिस बना दे रही है, द लाइन ऑफ सिमेट्री इज y एक्सिस। तो ycm का वैल्यू r/2 है, इसमें ycm का वैल्यू 3r/8 है। हॉलो कोन में ycm का वैल्यू h/3 फ्रॉम सेंटर ऑफ बेस है, यहां से h/3। सॉलिड कोन का है h/4 फ्रॉम द बेस, और ट्राइंगुलर प्लेट अगर है तो h/3 फ्रॉम बेस। ycm इज h/3 फ्रॉम बेस, मतलब हाइट अगर कोन की h है, ट्राइंगल की h है तो h/3 फ्रॉम, ठीक है ना। तो जो भी उसका बेस चल रहा होगा या जो भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो भी वर्टेक्स से आएगा उसके 1/3 पे बैठा लो सेंटर ऑफ मास। वर्टेक्स से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ रहा है उसके 1/3 पे बैठा लीजिए, हाइट बाय 3 पे फ्रॉम द बेस। तो इस तरीके से हमने कुछ सेंटर ऑफ मास के रिजल्ट डायरेक्टली याद कर लिए। अब देखो ये ज्यादा सवाल ऐसे बनते नहीं है, मतलब पूछे नहीं जाते हैं, हार्डली थोड़े थोड़े बहुत काफी टाइम के बाद ही पूछे जाते हैं कि कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ मास निकालो, लेकिन कुछ सवाल हम कर लेते हैं अभी इस पर बेस्ड और भी।
तो सेंटर ऑफ मास में दो रिजल्ट ज्यादा चलते हैं, एक कि एक बड़े ऑब्जेक्ट में से छोटा ऑब्जेक्ट काट के फेंक दिया तो रिमेनिंग ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ मास बताओ, ऐसा। और दूसरा, बड़े ऑब्जेक्ट में छोटा ऑब्जेक्ट ऐड कर दिया तो रिमेनिंग मतलब बना हुआ नया कंपोजिट बॉडी का सेंटर ऑफ मास बताओ। जैसे एक स्फीयर का सेंटर ऑफ मास कहां होता पता है, एक कोन का कहां होता पता है, लेकिन कोन और स्फीयर को मिला के रख दिया, बोला अब बताओ सेंटर ऑफ मास कहां है। तो ऐसे कहानी में कंपोजिट ऑब्जेक्ट बना भी सकते हैं और एक बड़े ऑब्जेक्ट से छोटा ऑब्जेक्ट काट भी सकते हैं। तो देखो, पहले रिजिड बॉडी इज कट फ्रॉम अ लार्ज रिजिड बॉडी, यानी बड़े ऑब्जेक्ट में से एक छोटा ऑब्जेक्ट काट दिया। मान लो ये सवाल आया हुआ है ना, मान लो मैंने एक ऐसे स्क्वायर प्लेट दे दिया और स्क्वायर प्लेट में से ऐसे 4 टुकड़े बनाए और ये टुकड़ा काट के फेंक दिया। तो तुमने बोला अरे ये तो फिर कटने के बाद ऐसा दिखेगा कि 3 छोटे स्क्वायर हैं और एक स्क्वायर गायब। तो ऐसे में जो कट कर गया उसका मास तुम्हें पता होना चाहिए और जो बच गया उसका मास भी तुम्हें पता होना चाहिए। और अगर रेशियो पता है तो आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो तरीका क्या है कि m टोटल r टोटल इज इक्वल टू m1r1 प्लस m2r2। ऐसा इमेजिन करो कि कट करने से पहले टोटल मास था और जो हटा दिया वो m2 है, या m1 हटा दिया और m2 बच गया, ये है रिमेनिंग और ये है रिमूव्ड और ये है टोटल। तो हमें मास भी नहीं चाहिए, केवल रेशियो चाहिए या डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए। तो अब मान लीजिए ये प्लेट जैसी चीजें हैं, तो प्लेट जैसी चीजों में तो मास की जगह एरिया लिख सकते हो अगर यूनिफॉर्म ऑब्जेक्ट है तो। अगर ये 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट होते, यानी कि जैसे क्यूबिकल ऑब्जेक्ट होते, क्यूबॉइडल ऑब्जेक्ट होते, तो तुम उस एरिया मास की जगह वॉल्यूम भी यूज कर सकते हो। तो अगर मैं एरिया के हिसाब से लिखूं तो भी आंसर आ जाएगा। जैसे सर प्लेट आपकी है, स्क्रीन नहीं दिख रही। यस सर, अब विजिबल है। तुम अभी आई ना इसलिए वो आ गई स्क्रीन, ठीक। तो मास की जगह हम एरिया भी रिप्लेस कर सकते हैं, क्योंकि मान लो ये डिस्क में से डिस्क हटाया तो मास प्रोपोर्शनल टू एरिया होगा। अगर ये 3D ऑब्जेक्ट हो तो मास प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम करके, तो मास मत निकालो वॉल्यूम निकाल दो, या डेंसिटी से मल्टीप्लाई करके डेंसिटी इंटू वॉल्यूम से डेंसिटी कट जाएगा, मास वॉल्यूम के प्रोपोर्शनल या एरिया के। तो मतलब यहां पे हम ऐसा भी लिख सकते हैं, टोटल एरिया इंटू टोटल एरिया का सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू रिमूव्ड एरिया इंटू रिमूव्ड एरिया का सेंटर ऑफ मास प्लस बचा हुआ एरिया इंटू रिमेनिंग एरिया का सेंटर ऑफ मास। तो क्वेश्चन में रिमेनिंग वाले का पूछा है, तो अगर R2 लिखूं तो ऐसे हो जाएगा A टोटल R टोटल माइनस A रिमूव्ड R रिमूव्ड डिवाइडेड बाय A2, यानी कि रिमेनिंग वाला, या ऐसे भी कर सकते A टोटल माइनस A रिमूव्ड। तो एक बार ट्राई करते हैं, लेकिन अभी मैं क्या चालाकी से भी थोड़ा सा सॉल्व करता हूं। तो चालाकी सिखाता हूं, क्योंकि नॉर्मल फॉर्मूले में वैल्यू कोई भी बच्चा भी रख लेता है। तो पहले चालाकी सिखाते हैं, फिर जब सवाल बहुत कॉम्प्लेक्स कभी होगा तो हम उसमें फिर वैल्यू वाइज मतलब इसी फॉर्मूले को यूज करेंगे। चालाकी देखिए, यहां पे अगर मैंने 4 छोटे स्क्वायर का मिला के बड़ा स्क्वायर बनाया था और फिर एक टुकड़े को काट के फेंक दिया, तो मैंने m/4 मास को काट के फेंक दिया, तो बचा कितना मास? 3m/4 अभी भी बचा हुआ, ये रिमेनिंग है, रिमेनिंग मास। तो रिमेनिंग मास और बचे हुए मास में रेशियो है 1:3। अब यहां पे जो सेंटर ऑफ मास था पूरे ऑब्जेक्ट का यहां था, जबकि जो छोटा वाला पार्टिकल था यानी जिसको मैंने हटाया, वो यहां से मान लो ये डिस्टेंस L का एक स्क्वायर है, तो ये आधे डायगोनल के भी 1/4 में हो जाएगा। मतलब ये डायगोनल जो होता है वो √2L होता है, उसका आधा कर देंगे तो L/√2 हो जाएगा, उसका फिर आधा कर देंगे तो √2L/4 हो जाएगा। मतलब ये जो मास m का सेंटर ऑफ मास था, मास m, ये जो स्क्वायर मैंने काटा वो कट करने से पहले कितना दूर था? तो आपने बोला जो डायगोनल है 1/4 पे, ये पूरा डायगोनल का 1/4 यानी √2L डिवाइडेड बाय 4 पे था। तो हमने देखा कि जो मास काट के हटा रहे हैं वो कितने दूर है? √2L/4 पे है, और वो मास m है। तो जो बचा है वो 3m है, उसका सेंटर ऑफ मास यहां होगा। मतलब अगर एक राइट साइड का मास हटा दोगे तो सेंटर ऑफ मास लेफ्ट में खिसक जाएगा। तो मैंने ये टुकड़ा काट के फेंक दिया तो बचे हुए ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ मास इसके अपोजिट डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा। लेकिन मास का रेशियो सेंटर ऑफ मास से उल्टा होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। मतलब ये मास जो हमने हटाया वो m था, तो जो बच गया वो 3m,
यानी मास रेशियो है 1:3, तो डिस्टेंस रेशियो होगा 3:1। यानी अगर ये डिस्टेंस को मैं x मान लूं तो यहां 3m मास बचा है, ये m मास हट गया है, 3m अभी भी बचा है, तो उसका सेंटर ऑफ मास आ जाएगा x/3, m1x1 इक्वल टू m2x2। एक बार और ध्यान से देखो, सेंटर ऑफ मास जहां पे हुआ करता था उसके राइट में अगर m1 है तो लेफ्ट में m2 होगा, इसीलिए टोटल सेंटर ऑफ मास बीच में आएगा। तो अगर राइट में m1 है और बचा हुआ m2 है तो m1x1 इक्वल टू m2x2। तो ये m है मान लो x डिस्टेंस पे, तो 3m वाला x/3 पे होगा। तो रेशियो डायरेक्टली बता सकते। तो ये डिस्टेंस आ रहा था √2l/4 m का, तो 3m का बीच वाले सेंटर से ही डिस्टेंस आ जाएगा इसका 1/3, यानी कि डिस्टेंस आ जाएगा √2l/4/3, यानी l/2√2 यानी 2√2 6√2 ऐसे l/6√2 1:3। एक बार और ट्राई करते हैं यही सवाल को फिर से, मतलब यही सवाल को नहीं, इसी से मिलते जुलते क्वेश्चन को एक आध सवाल इसी तरह का ट्राई करके देख लेते हैं। यहाँ यहाँ रखो पेस्ट। हाँ चलो देखो, अब हमारे पास एक मान लो डिस्क है, इस डिस्क का रेडियस r है, इस डिस्क में मैंने एक r/2 रेडियस का ऐसा डिस्क कट किया कि ये डिस्क एकदम सेंटर इस पूरे डिस्टेंस के बीच में आ गया, यानी एज से लेकर सेंटर के बीच में r/2 का डिस्क काट दिया, तो डिस्क इज कट। अब जो कट करोगे तो कट करने से पहले ये रेडियस r/2 है और बचे हुए पूरे डिस्क का रेडियस r है। इसका मतलब है अगर ये छोटा डिस्क मास m का है तो पूरा डिस्क मास 4m का है, तो रिमेनिंग डिस्क मास 3m का। ये कैसे पता चला? देखो एरिया का प्रोपोर्शनैलिटी निकालो, अगर रेडियस r/2 कर देंगे तो पूरे डिस्क का एरिया से 1/4 एरिया हो जाएगा, 1/4 एरिया मतलब 1/4 मास, तो पूरे डिस्क को 4m मान लिया तो रिमूव्ड वाला m है और बचा हुआ 3m है। तो ऐसे इमेजिन करो कि छोटा डिस्क है और एक होल वाला डिस्क है, देयर आर टू डिस्क, एक छोटा डिस्क है और एक होल वाला डिस्क है, दोनों को मिला के मैंने कंप्लीट डिस्क बनाया है। तो कंप्लीट डिस्क का सेंटर ऑफ मास यहां होता है, जबकि छोटे डिस्क का सेंटर ऑफ मास यहां से r/2 डिस्टेंस आगे है, तो 3m वाला पार्टिकल कहां रखेंगे? m वाला r/2 पे है, तो 3m वाला वो कहां पे रखेंगे कि सेंटर ऑफ मास यहां आ जाए? तो मतलब सेंटर ऑफ मास बीच में चाहिए, ये r/2 डिस्टेंस आगे है, तो ये 3m वाला कहां पे रखा जाए? तो तुमने बोला अरे मास का रेशियो 1:3, डिस्टेंस का रेशियो 3:1, मतलब 1/3 कर दिया, तो r/6 हो गया, यानी कि सेंटर ऑफ मास ऑफ रिमेनिंग ऑब्जेक्ट इज -r/6। माइनस इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये पीछे चला गया। तो देखते ही आंसर लोग बता देते हैं कैसे। देखो ये मान लो सॉलिड स्फीयर है, इस सॉलिड स्फीयर के सेंटर से ये r रेडियस का स्फीयर है, यहां पे मैंने एक r/3 रेडियस का एक ऐसा स्फीयर कट किया जो सरफेस को टच करते हुए कट कर दिया। तो इसका मतलब है ये जो छोटा वाला r/3 का स्फीयर है ये यहां से 2r/3 डिस्टेंस पे है, लेकिन इसका मास अगर m मान लो तो r/3 का क्यूब करेंगे, r/3 से r, छोटा वाला स्फीयर है r/3, बड़ा स्फीयर है r, 3 टाइम्स रेडियस ज्यादा होगा तो वॉल्यूम 27 टाइम्स ज्यादा होगा, क्योंकि 3 का स्क्वायर फिर 3 का क्यूब, तो ये 27m है, जो रिमेनिंग मास है वो 26m है। अब m और 26m, m एंड 26m, तो ये जो भी डिस्टेंस x होगा ये x/26 कर देना है। इसका मतलब है rcm का वैल्यू आ गया माइनस, माइनस इसलिए क्योंकि पीछे है, आगे वाले को प्लस ले रहे तो पीछे वाला, तो -x/26 यानी 2r/3 डिवाइडेड बाय 26, ये हमारा आंसर हो गया। एक लाइन में आंसर लिख सकते हैं अगर तुम्हें मास रेशियो पता है, और सिंगल ऑब्जेक्ट कट कर रहे हैं ना, सिंगल ऑब्जेक्ट, एक कट किया 2 ऑब्जेक्ट हो। आई होप समझ गए। ठीक, तो देखो जरा
अभी हाँ चलो ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये तो ऊपर वाले का आंसर हमने निकाल दिया जबरदस्ती ऐसे बना के सवाल। लिखा डिटरमाइन सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ थिन होमोजेनियस प्लेट हैविंग द फॉर्म ऑफ अ रेक्टेंगल विद साइड्स आर एंड 2r विच अ सेमी सर्कल विद रेडियस r इज कट आउट। देखो एक ऐसा रेक्टेंगल बनाया जिसका रेडियस r है और बेस 2r है, ऐसे मतलब ऐसे रेक्टेंगल बनाया जिसका एक साइड r है और एक साइड 2r है, उसमें एक सेमी सर्कल कंप्लीटली कट कर दिया ऐसे कि मैक्सिमम साइज का सेमी सर्कल कट हो गया। तो बचा हुआ पोर्शन इतना है केवल। लेकिन अब यहां पे मास रेशियो डायरेक्टली नहीं दिख रहा, तो अब इसमें क्योंकि ऐसा नहीं कि 1/3 कट कर गया, 1/2 कट कर दिया, 1/4 कट कर दिया, तो यहां पे क्योंकि सर्कल का एरिया का फॉर्मूला अलग होता है, रेक्टेंगल का एरिया का फॉर्मूला अलग होता है, तो पूरा ऑब्जेक्ट क्या था, यहां पे ओरिजिन ले लेते कहीं पे यहां पे बीच में, तो पूरा सर्कल का, पूरे रेक्टेंगल का सेंटर ऑफ मास यहां से r/2 हाइट पे था, और सर्कल का सेंटर ऑफ मास क्योंकि r रेडियस का सर्कुलर डिस्क कट किया है तो उसका सेंटर ऑफ मास होता है 4r/3 पाई पे। ठीक है, तो लिखा a टोटल r टोटल माइनस a रिमूव्ड r रिमूव्ड डिवाइडेड बाय a टोटल माइनस a रिमूव। बस ये फॉर्मूले में वैल्यू रखेंगे तो सेंटर ऑफ मास का y कोऑर्डिनेट आ गया, या नहीं ये YCM ले रहे। तो बताओ टोटल मास, टोटल एरिया कितना है, r इंटू 2r स्क्वायर। टोटल एरिया का सेंटर ऑफ मास कहां है, r/2 पे, माइनस माइनस लगा दिया। जो रिमूव किया है वो सेमी सर्कल है, सेमी सर्कल का एरिया क्या हो जाएगा, πr²/2, r रेडियस का सेमी सर्कल है, πr²/2 इंटू उसका सेंटर ऑफ मास कहां होता है 4r/3 पाई, सेमी सर्कल का पता है, डिवाइडेड बाय टोटल एरिया है 2r² माइनस रिमूव्ड एरिया है πr²/2। तो यहां पे मास की जगह एरिया क्यों लिख दिया, क्योंकि सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है। अगर ये वॉल्यूम पे डिस्ट्रीब्यूटेड होता तो हम वॉल्यूम लेके V1 R1 V टोटल R टोटल माइनस V रिमूव्ड R रिमूव डिवाइड बाय V टोटल माइनस V। तो कभी भी बड़े ऑब्जेक्ट में छोटा ऑब्जेक्ट कट कर दो, रिमेनिंग ऑब्जेक्ट का निकालना है, तो या तो ये फॉर्मूला पकड़ लो, या फिर अगर मास रेशियो डायरेक्टली दिख रहा है कि जिसको काटा वो कितना है और जो बच गया कितना है, तो उसके उल्टे रेशियो पे डिस्टेंस डायरेक्टली चिपका सकते हो। ठीक है, तो मैं एक दो क्वेश्चंस आपको दे देता हूं, तो आप इसमें बताना मुझे फिर कि क्या आपको समझ में आ रहा है, मतलब ये सॉल्व करके देख लेना। एक सवाल है कि कोन माइनस हेमिस्फीयर है, मतलब मेरे पास मान लो एक कोन है जिसका बेस का रेडियस r है और इसका हाइट कुछ 3r है। कोन में से हेमिस्फीयर कहते हैं, कोन में से कोन माइनस हेमिस्फीयर कट करना मुश्किल हो रहा है क्योंकि हेमिस्फीयर तो कट ही नहीं होगा, तो r/2 का हेमिस्फीयर कट कर देते हैं। तो कोन का हाइट 3r ले लेते हैं, या चलो 2r ले लेते हैं, और यहां पे r/2 हाइट पे जाके r/2 रेडियस का r/2 रेडियस का a hemisphere of radius r/2 is cut. Find center of mass of remaining object. दूसरा एक हेमिस्फीयर, हाँ इसमें से कौन कट हो जाएगा, हेमिस्फीयर से कौन पूरा कट कर देते, तो ये r रेडियस का हेमिस्फीयर है सॉलिड, इसमें से हमने ऐसा कोन कट कर दिया, तो बचा हुआ हेमिस्फीयर में इतना पोर्शन बच जाएगा। ये जो कोन है ये सॉलिड कोन इज कट, कोन इज रिमूव्ड, फाइंड सेंटर ऑफ मास, यहीं से यहां सेंटर को सी ले लेते हैं, फाइंड सेंटर ऑफ मास ऑफ रिमेनिंग ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू सी, फ्रॉम सी से कितना दूर बनेगा सेंटर ऑफ मास ये पता लगाना है। तो देखो क्योंकि ये 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है, इसमें वॉल्यूम के हिसाब से करेंगे, तो मैंने लिखा YCM इज इक्वल टू, मतलब ये हाइट पे सेंटर ऑफ मास कहीं लाई करेगा, तो YCM इज इक्वल टू V टोटल R टोटल माइनस R, मतलब टोटल जो हेमिस्फीयर है उसका सेंटर ऑफ मास कितना ऊपर है,
माइनस वी रिमूव्ड आर रिमूव्ड डिवाइडेड बाय वी टोटल माइनस वी रिमूव्ड। तो बताओ वी टोटल, यहां पे टोटल वॉल्यूम कितना है? तो तुमने बोला टोटल तो हेमिस्फीयर है 2/3 पाई आर क्यूब, इनटू उसका सेंटर ऑफ मास कितने हाइट पे है 3r/8, ये हमें ऑलरेडी लिस्ट में याद करना है, माइनस जो रिमूव किया उसका वॉल्यूम कितना होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, एच का वैल्यू भी आर है क्योंकि मैंने कोन पूरे मैक्सिमम साइज का काटा, इनटू उसका सेंटर ऑफ मास कहां होता है, वो बेस से r/4 हाइट पे होता है, डिवाइडेड बाय टोटल यानी कि 2/3 पाई आर क्यूब माइनस ये वाला वॉल्यूम आ रहा 1/3 पाई आर क्यूब। तो क्योंकि वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन है तो वॉल्यूम लिख दिया। आप अगर डेंसिटी ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे डेंसिटी का टर्म कट जाएगा, तो अपने आप मास का भी फैक्टर वही बनेगा जो वॉल्यूम का फैक्टर बनता है, इसलिए मैंने ऐसे लिख दिया। तो अगर फंक्शन एरिया वाले हैं, एरिया में से एरिया काट रहे हैं, तो आप A1 ए टोटल आर टोटल माइनस, और वॉल्यूम से वॉल्यूम काट रहे हैं, वी टोटल आर टोटल माइनस वी रिमूव्ड आर रिमूव्ड अपॉन वी माइनस वी रिमूव्ड। तो इस तरह से फॉर्मूला लगाएंगे, आंसर आ जाएगा। सेंटर ऑफ मास का पोजीशन निकालने की अभी जद्दोजहद चल रही, एक बड़े ऑब्जेक्ट में से छोटा काट दो या बड़े ऑब्जेक्ट में छोटा मिला दो, मिला दोगे तो फिर पुराना वाला ही फॉर्मूला, जैसे इफ टू, मतलब टू और मोर रिजिड बॉडीज आर अटैच्ड, मतलब एक सिस्टम में 2-3 रिजिड बॉडी अटैच कर दिया, फाइंड सेंटर ऑफ मास ऑफ कंबाइंड सिस्टम। तो ये तो सिंपल है, इसमें तो आपने एक रिजिड बॉडी, मान लो ये कोन है, उसके नीचे एक सिलेंडर लगा दिया, ये कोन है, सॉलिड कोन है, सॉलिड सिलेंडर, फिर उसके नीचे एक हेमिस्फीयर लगा दिया, बोल रहा इसका सेंटर ऑफ मास बताओ। तो तुमने बोला भाई कोन का कहां होता है, उसको मास m1 बोल दिया, हेमिस्फीयर का कहां होता है, सॉरी सिलेंडर का कहां होता है, उसको m2 बोल दिया, और हेमिस्फीयर का कहां होता है, उसको m3 बोल दिया। तो यहां पे तो ट्रीट ईच रिजिड बॉडी एज पॉइंट मास एट इट्स सेंटर ऑफ मास। तो मतलब कि अगर आपको पता चल गया सबके सेंटर ऑफ मास इस लाइन पे है, और यहां से नीचे से मान लो पोजीशन पूछा है, तो इसका हाइट निकालोगे m1r1 प्लस m2r2 प्लस m3r3, और फिर फॉर्मूला लगा दोगे RCM इज इक्वल टू m1r1 प्लस m2r2 प्लस m3r3 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3। तो ये पुराना पॉइंट ऑब्जेक्ट का जो फॉर्मूला दिखा उसी से ही सॉल्व कर देना है, लेकिन पॉइंट ऑब्जेक्ट किसको बना देना है, बड़ा ऑब्जेक्ट है उसको पॉइंट ऑब्जेक्ट बना, दूसरा बड़ा ऑब्जेक्ट उसको पॉइंट ऑब्जेक्ट, तीसरा बड़ा, तो सारे पॉइंट ऑब्जेक्ट बचे, और सारे पॉइंट ऑब्जेक्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पुराने फॉर्मूले से कर देंगे। तो स्फीयर का अलग होता है, तो ऐसे क्वेश्चन अगर पूछा जाए तो आसानी से सॉल्व हो जाएगा, तो इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाते हैं। ठीक है, हमने आगे VCM का फॉर्मूला भी बना रखा है, m1v1 प्लस m2v2 अपॉन m1 प्लस m2। ऐसे ही ACM का फॉर्मूला भी हो गया, m1a1 प्लस m2a2 अपॉन m1 प्लस m2। इसको m1 प्लस m2 यानी टोटल मास को इधर मल्टीप्लाई कर दें, या इस टोटल मास को भी इधर मल्टीप्लाई कर दें, ये दो पार्टिकल के लिए लिखा है, कितने के लिए भी ट्रू है, इधर भेज देते हैं। तो ऐसा लिख सकते हैं क्या, m टोटल इंटू VCM इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2, ऐसे। तो m1v1 का मतलब होता है, m1 इंटू v1 का मतलब होता है मोमेंटम ऑफ पार्टिकल 1, और m2v2 होता है मोमेंटम ऑफ पार्टिकल 2, इस तरह से ऐड कर दिया, यहां लिख दिया m टोटल VCM। तो आपको क्या पता चल रहा है, देखो अगर पूरे सिस्टम में हजारों पार्टिकल हैं, जिसमें पहला पार्टिकल m1v1 से चल रहा है, m2v2 से कोई और, m3v3 से, तो मैं अगर सबके मोमेंटम को ऐड कर दूं, तो या तो सबके मोमेंटम को ऐड करूंगा तो टोटल मोमेंटम जो आएगा, वो टोटल मोमेंटम डायरेक्टली मैं किस फॉर्मूले से भी निकाल सकता हूं। तो हमने लिख दिया, इसका मतलब है टोटल मोमेंटम इज इक्वल टू टोटल मास इंटू VCM। तो तुमने बोला ये तो बहुत बढ़िया चीज हो गया। जैसे अगर मुझे किसी सिस्टम में 4 पार्टिकल है, 4 पार्टिकल्स हैं, 4 ऑब्जेक्ट्स हैं, लेकिन मुझे सेंटर ऑफ मास कहां है ये भी पता चल रहा है, तो मुझे चारों का अलग अलग वेलोसिटी भी दिख रहा है और सेंटर ऑफ मास का भी वेलोसिटी दिख रहा है।
तो क्वेश्चन पूछा मोमेंटम, टोटल मोमेंटम सिस्टम का बताओ, तो चार चार मोमेंटम ऐड करने के बजाय पूरे मास को किस वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर दूंगा, डायरेक्ट मोमेंटम आ जाएगा। तो इसका बहुत जबरदस्त फायदा होगा। क्यों? क्योंकि जब हम रिजिड बॉडी की बात करेंगे, रिजिड बॉडी मतलब रॉड, रिंग, डिस्क, बड़े बड़े ऑब्जेक्ट जब घूम घूम के चल चल के जा रहे होंगे, तो पूरे रॉड, पूरे ऑब्जेक्ट को एक साथ देखने के बजाय केवल ये चेक कर लो कि सेंटर ऑफ मास कैसे चल रहा है। अगर सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी आता है तो एम टोटल वीसीएम करोगे, सेंटर ऑफ मास, इस पूरे ऑब्जेक्ट का मोमेंटम आ जाएगा। So you don't have to calculate momentum of all particles and add. You just have to take total mass and move the total mass with VCM, total momentum निकालने के लिए। इसी को आगे सॉल्व करें या डिफरेंशिएट कर दें तो ऐसा लिख सकते हैं m total ACM is equal to m1A1 plus m2A2 and so on. What is m1A1 का मतलब? ये हो गया नेट फोर्स ऑन m1. What is m2A2? ये हो गया नेट फोर्स ऑन m2। ऐसे ही सबको ऐड कर दिया, ये आ गया m टोटल ACM। तो नेट फोर्स ऑन m1 ये हो गया सम ऑफ ऑल एक्सटर्नल फोर्सेस प्लस सम ऑफ ऑल इंटरनल फोर्सेस। लेकिन सिस्टम में इंटरनल फोर्स हमेशा एक्शन रिएक्शन पेयर के फॉर्म में होते हैं, जब उनको ऐड करते तो वो कट के जीरो हो जाते हैं। तो इंटरनल फोर्स का सम हमेशा जीरो है। तो सिस्टम पे नेट फोर्स ऑन द सिस्टम इज इक्वल टू टोटल मास इनटू एसीएम। ये जबरदस्त फॉर्मूला बना, जबरदस्त फॉर्मूला, और यही पूरे कहानी की जड़ है, यहीं से कहानी स्टार्ट हुई है। तो किसी ने बोला कि न्यूटन्स लॉ पढ़ा है? हाँ पढ़ा है। न्यूटन्स लॉ में अगर एक ब्लॉक पे फोर्स लगाते हैं तो उस पे जो नेट फोर्स होता है वो किसके इक्वल होता है? बोले न्यूटन सेकंड लॉ बोलता है कि अगर एक ब्लॉक पे फोर्स लगाएंगे तो फोर्स नेट फोर्स मास इनटू एक्सेलरेशन के इक्वल होता है। तो एक ब्लॉक का मास अगर m है और उसी ब्लॉक का एक्सेलरेशन a है तो नेट फोर्स इक्वल टू m इंटू a हो जाएगा। बिल्कुल ठीक। लेकिन अगर किसी सिस्टम में दो ब्लॉक है, अगर एक ब्लॉक m1 वाला a1 से चल रहा है, m2 वाला a2 से चल रहा है, तब नेट फोर्स किसके इक्वल होगा? तुमने बोला अब तो मामला फंस गया, क्योंकि यार m1 अलग जा रहा है, m2 अलग जा रहा है, और दोनों पे नेट फोर्स, मतलब पूरे सिस्टम पे नेट फोर्स f है। तो f इज इक्वल टू फिर क्या लिखे, m1 a1 लिखे या m2 a2 लिखे? तो तुमने बोला नहीं, नेट फोर्स इक्वल टू m1 a1 प्लस m2 a2 लिखो। लेकिन अगर एक ही पॉइंट का एक्सेलरेशन लिखना है तो टोटल मास को किस पॉइंट के एक्सेलरेशन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? सेंटर ऑफ मास। तो हमने लिखा नेट फोर्स ऑन द सिस्टम इज इक्वल टू टोटल मास इनटू एसीएम, यानी एसीएम को, यानी सेंटर ऑफ मास ऑफ अ सिस्टम एक्सेलरेट्स ड्यू टू नेट एक्सटर्नल फोर्स। अगर किसी सिस्टम में बहुत सारे पार्टिकल हैं, जैसे मैं अगर मान लो किसी ऑब्जेक्ट को ऐसे हवा में उड़ा दूं, मान लो मैं ये ऐसे स्टाइलस को ऊपर फेंक रहा हूं तो ये घूमते घूमते जा रहा है, तुम कह रहे हो सर हर पॉइंट अलग अलग चल रहा है, इसका अलग अलग चल रहा है, लेकिन इस ऑब्जेक्ट पे mg फोर्स लग रहा है। बस देखो, हम ऊपर फेंकते तो हवा में उड़ते हुए केवल एक ही फोर्स लगता है, mg। तो जब हर पार्टिकल अलग अलग चल रहा है तो ईच पार्टिकल मे हैव अ डिफरेंट एक्सेलरेशन, बिकॉज सम पार्टिकल्स आर मूविंग, दे हैव सेंट्रीपिटल, टेंजेंशियल, बहुत सारे एक्सेलरेशन है, हर पार्टिकल का अलग एक्सेलरेशन है। लेकिन हमारा जो mg फोर्स है वही तो नेट फोर्स है। तो इसमें कौन सा पार्टिकल का एक्सेलरेशन mg अपॉन m यानी g होगा? वही सेंटर ऑफ मास। तो अगर इस ऑब्जेक्ट को ऊपर उड़ाया और फिर वो उड़ते हुए नीचे आ रहा है तो केवल एक ही पॉइंट ऐसा है जिसका एक्सेलरेशन एग्जैक्टली g है। तो whenever system has some external forces and many particles of the system are moving अलग अलग एक्सेलरेशन से, तो तुम्हारा फोर्स किसके एक्सेलरेशन को इंडिकेट करेगा? वही पॉइंट को सेंटर ऑफ मास करेगा। तो फोर्स अपॉन मास से जो एक्सेलरेशन आता है वही पॉइंट का एक्सेलरेशन इज एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ, एंड द पॉइंट इज नोन एज सेंटर ऑफ मास। तो दिमाग में यही रखना है कि यार जब हम F इज इक्वल टू ma की इक्वेशन लगाया करेंगे जिस सिस्टम में बहुत सारे पार्टिकल है, तो F इज इक्वल टू ma में m तो पूरे सिस्टम का मास हो गया, लेकिन फिर एक्सेलरेशन किसका हुआ? क्योंकि वो एक पार्टिकल अलग चल रहा, दूसरा अलग चल रहा, तीसरा अलग चल रहा। तो फिर लोगों ने ये बोला कि जिस पॉइंट का एक्सेलरेशन F इज इक्वल टू ma से आता है उसी पॉइंट को बोलते हैं सेंटर ऑफ मास। तो अगर ये एक्सेलरेशन आता है तो इसी को इंटीग्रेट कर दिए तो VCM बन गया, इसको इंटीग्रेट कर दिए तो पोजीशन बन गया।
तो सेंटर ऑफ मास की जो पोजीशन है उसकी कहानी की शुरुआत यहां से हो रही है, यहीं से बैक कैलकुलेट हो रही है। ठीक है, तो मैंने क्या बोल दिया देखो, अब दो बातें यहीं पे कर ले रहे हैं। अगर नेट फोर्स ऑन द सिस्टम 0 हो जाए तो क्या होगा? तो आप कहेंगे नेट फोर्स 0 हो जाए तो नेट फोर्स ही तो मास इनटू एसीएम होता है, तो सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा। इसका मतलब है सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगा। अगर सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगा तो टोटल मोमेंटम भी कांस्टेंट हो जाएगा। काहे? क्योंकि टोटल मोमेंटम ही तो m इंटू वीसीएम है। जब वीसीएम नहीं बदल रहा, टोटल मास नहीं बदल रहा, तो मोमेंटम भी चेंज नहीं होगा। इससे कहते हैं अगर नेट फोर्स 0 हो जाए तो कंजर्वेशन ऑफ, इफ नेट फोर्स 0 मतलब नेट एक्सटर्नल फोर्स इज 0, तो फिर m टोटल ACM इज 0, ACM इज 0, VCM is constant, तो VCM is constant तो मोमेंटम कंजर्वेशन, मोमेंटम इज कंजर्व्ड। यही कहानी हम सीखना चाह रहे हैं। मोमेंटम इज कंजर्व, पहले भी ये बात हो चुकी है। पहले मतलब जब हम न्यूटन्स लॉ पढ़ते थे तभी हमें पता था कि नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। जब फोर्स 0 हो जाएगा तो एक्सेलरेट नहीं करेगा, लेकिन तब सिंगल ऑब्जेक्ट होता था। अब अगर एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट है तो नेट फोर्सेस VCM रिमेन्स कांस्टेंट, तो टोटल मोमेंटम इज कंजर्व। इसको एक बार और लिखते हैं, अगर VCM का वैल्यू भी 0 हो एंड नेट एक्सटर्नल फोर्स इज ऑल्सो 0, एक्सटर्नल फोर्स भी न लगेगा और VCM भी रेस्ट पे है, तो फिर डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास भी 0 होगा। यानी कि सेंटर ऑफ मास डस नॉट मूव, देखो रेस्ट पे है इफ इट इज इनिशियली एट रेस्ट। एक बार और समझता हूं, अगर कोई सिस्टम का के ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा, तो कौन सा फोर्स लग, इंटरनल लग रहा है। जैसे दो चार्जेस हैं, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव, दोनों को छोड़ दूं, दोनों को छोड़ दूं एक साथ, तो ये भी रेस्ट पे ये भी रेस्ट पे, यानी सेंटर ऑफ मास भी रेस्ट पे है। दोनों चलेंगे अट्रैक्शन से, ये चलेगा राइट में ये चलेगा लेफ्ट में, दोनों चलेंगे, एक का मोमेंटम पॉजिटिव होगा दूसरे का नेगेटिव होगा, लेकिन सेंटर ऑफ मास नहीं चलेगा। तो दोनों ऐसे चल के आके टकराएंगे, टकराएंगे वहीं पे जहां पे सेंटर ऑफ मास जहां पे होगा वहीं पे आके टक्कर मारेंगे। तो जब भी आपस में दो तीन पार्टिकल चलते हो और सेंटर ऑफ मास शुरुआत में रेस्ट पे सिस्टम हो, तो सेंटर ऑफ मास अपना वेलोसिटी या पोजीशन चेंज नहीं करता। तो इस बारे में बात करेंगे, और दूसरे बारे में बात करेंगे जब वेलोसिटी जो होगी वो ही रहेगी। तो अगर वेलोसिटी है तो चेंज नहीं होगी, अगर वेलोसिटी 0 है तो सेंटर ऑफ मास डिस्प्लेस नहीं होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और काफी पूछे जाते हैं। और अगर कोई फोर्स लग रहा है, अगर नेट एक्सटर्नल फोर्स है, तो एक्सटर्नल फोर्स को टाइम से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इसको बोलते हैं इम्पल्स, और इम्पल्स को बोलते हैं चेंज इन मोमेंटम। तो मास इंटू वी फाइनल, मास इंटू वी इनिशियल। यानी ऐसे केस में जो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी चेंज होगी तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा फोर्स इंटू टाइम, नेट फोर्स इंटू इम्पल्स फोर्स। ये इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम भी हम लिख चुके हैं, लेकिन अब जो हम लोग कहानियां सॉल्व करने वाले हैं उसमें हम लोग इम्पल्स का सिंबल जे लिख दिया ना, ये वेक्टर इक्वेशन है। अब जो सवाल सॉल्व करेंगे उसमें हम लोग एक से ज्यादा पार्टिकल का सिस्टम ले रहे हैं। पहले क्या करते थे, सिंगल पार्टिकल होता था, वही चलता था वही रुकता था, उसी पे फोर्स लगता था, उसी का एफबीडी बनाते थे, उसी का एक्सेलरेशन निकालते थे। अब एक से ज्यादा पार्टिकल होंगे तो वी कैन टॉक अबाउट सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम। तो अगर किसी सिस्टम पे एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं तो सेंटर ऑफ मास एक्सेलरेट करेगा, और एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा रहे तो सेंटर मास एक्सेलरेट नहीं करेगा। ठीक है, तो धीरे धीरे इसके कुछ सवाल हम देखते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चंस हैं। पहले देखो, a pulley fixed to the ceiling carried a thread with bodies of mass m1 m2 attached to the ends। ये एटवुड मशीन का एग्जांपल है। इसमें एक पार्टिकल इधर टांग दिया m1 का, एक इधर टांग दिया m2 का। मान लो m1 नीचे जा रहा है और मान लो m2 ऊपर जा रहा है।
तो दोनों चल रहे हैं, दोनों एक्सेलरेट कर रहे हैं। तो क्वेश्चन पूछा सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन बताओ। तो हमने बोला अगर ये नीचे जाएगा तो ये ऊपर जाएगा, तो इसका एक्सेलरेशन नीचे की तरफ जो होगा उसका ऊपर की तरफ भी सेम ही होगा। तो एक्सेलरेशन का आंसर हमको ऑलरेडी पता है, m1 माइनस m2g अपॉन m1 प्लस m2। लेकिन याद रखिएगा, ऐसा मत सोचना सर एक नीचे जा रहा है एक ऊपर जा रहा है तो सेंटर ऑफ मास क्यों चलेगा, नहीं, क्योंकि ये दोनों बराबर नहीं होते मास में, दोनों बराबर चल रहे हैं लेकिन हैवियर वाला नीचे जाता है। तो ऐसे छोड़ देने से सिस्टम पे लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स टेंशन से बड़ा है, तो सेंटर ऑफ मास नीचे गिरने लगेगा, क्योंकि हैवियर पार्टिकल विल हैव ज्यादा मोमेंटम, इट इज फॉलिंग डाउन, एंड लाइटर पार्टिकल हैज लोअर मोमेंटम, इट इज गोइंग अप। तो कम मोमेंटम ऊपर जा रहा, ज्यादा मोमेंटम नीचे जा रहा, तो नेट मोमेंटम नीचे की तरफ गेन करेगा। लेकिन हम लोग अगर इसमें एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालें तो जो फॉर्मूला है वही लगाना है। m1 वाला पार्टिकल a से नीचे जा रहा है, m2 वाला पार्टिकल a से ऊपर जा रहा है, तो मतलब अगर ये वेक्टर का प्लस ले लूं तो ये वेक्टर माइनस हो गया। तो लिखा m1a माइनस m2a, माइनस इसलिए लगाया क्योंकि एक वेक्टर प्लस a से नीचे जा रहा है तो दूसरा माइनस a से ऊपर जा रहा है। माइनस इसलिए क्योंकि वेक्टर में लिखना है मेरे भाई। देख लो, m1 माइनस m2a अपॉन m1 प्लस m2, ये हुआ एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, जिसमें a का वैल्यू जो है वो भी हमने पुट कर दिया। तो m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू a, और a की जगह लिख दिया m1 माइनस m2 g अपॉन m1 प्लस। आपने बोला ये तो 2 बार आ गया, अरे जो आ गया वो आ गया, कुछ याद करके थोड़ी ना जाते। m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर इंटू g, ये एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास है, ये डाउनवर्ड्स है। डाउनवर्ड्स क्यों है, क्योंकि आंसर प्लस में आ रहा है और a वाला प्लस हमने डाउनवर्ड लिया था, माइनस वाला अपवर्ड। अगर माइनस आ रहा होता तो हम लोग लिखते ऊपर जा रहा है, क्योंकि ऊपर वाला डायरेक्शन इज टेकन एज माइनस। तो इसको थोड़ा रियलाइज करो कि अगर एक मास नीचे जा रहा है एक ऊपर जा रहा है, तो जो भी जा रहा है, अगर एक a1 से एक a2 से चल रहा होता तो भी फॉर्मूला ही लगाते हैं, m1a1 माइनस m2a2 अपॉन m1 प्लस m2, सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन आ गया। एक सवाल और करते हैं, पढ़ते हैं ना, ये रुडोल्फ का क्वेश्चन। लिखा है स्टेशनरी पुली कैरीज अ रोप whose one end supports a ladder with a mass and other end the counter weight of mass m. The mass of man of mass small m climbs up a distance L dash with respect to the ladder. ये कुछ डिस्टेंस L मान लेते हैं, यहाँ पे L dash लिखा, with respect to the ladder and stops. Neglecting mass of rope and friction in the pulley, find displacement L of center of inertia of the system. Center of inertia मतलब center of mass। एक बार डायग्राम समझ लेते हैं क्या बोल रहा है। यहाँ पे काउंटर वेट कैपिटल M, काउंटर वेट का मतलब है दोनों साइड टोटल वेट बराबर होगा तभी काउंटर वेट हो रहा है। तो यहाँ पे एक लैडर बना हुआ है, ये ऐसे लैडर, ये टक 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 ऐसे लैडर बना दिया, वो लंबा लैडर बना देते हैं। इसमें कहीं एक आदमी लैडर पे ऐसे खड़ा है। अब ये इंसान जो लैडर पे है, ये धीरे धीरे लैडर पे ऊपर चढ़ने लगता है। जैसे ही ये ऊपर चढ़ेगा, सोच के देखो, लैडर हवा में लटका हुआ है और मैन का मास स्मॉल m है, तो लैडर का कितना मास रखा जाए जिससे ये काउंटर बैलेंस हो जाए। तो ये कैपिटल M है, ये स्मॉल m है, तो लैडर का मास हो गया, मास ऑफ लैडर इज m माइनस है। देखो दिमाग लगाओ, क्योंकि m माइनस m और प्लस m कर देंगे तो कैपिटल M के बराबर, दोनों साइड वेट बराबर। अगर ये आदमी चुपचाप ऐसे सस्पेंडेड रहता तो ना ये चलता ना ये चलता, कुछ भी नहीं होता। लेकिन जैसे ही ये मैन लैडर पे ऊपर चढ़ना शुरू करेगा, वैसे ही लैडर को नीचे खींचेगा और दबाएगा लैडर को, तभी नॉर्मल रिएक्शन ज्यादा लगेगा तो ऊपर उठेगा। तो जब ये स्लोली भी अगर ऊपर चलेगा तो थोड़ा थोड़ा लैडर को नीचे खींचेगा। जब लैडर को नीचे खींचोगे तो लैडर धीरे धीरे नीचे जाने लगेगा। जब ये लैडर अगर x डिस्टेंस नीचे जाने लगेगा तो ये आदमी का मास भी, ये जो काउंटर बैलेंस भी x ऊपर जाने लगेगा, क्योंकि ये तो एक ही रस्सी से बंधे हुए हैं। तो रस्सी में बंधे होने से लैडर नीचे गया। लैडर क्यों नीचे गया? क्योंकि जिस फोर्स से आदमी ऊपर चढ़ेगा उस फोर्स से लैडर को नीचे खींचेगा। तो लैडर इज शिफ्टेड डाउनवर्ड, मैन गोज अप। तो मैन मूव्स अप, वो बोल रहा है
एल डैश इज द रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू लैडर, यानी लैडर के रिस्पेक्ट में ये अगर एल ऊपर गया या एल डैश ऊपर गया और लैडर उतनी देर में नीचे आ गया तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ मैन, अब देखो यहां पे रिलेटिव है इसलिए हम ग्राउंड के रिस्पेक्ट में निकालेंगे, डिस्प्लेसमेंट ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज, आदमी एल डैश ऊपर चले, मतलब मान लो 10 मीटर लैडर पे ऊपर चढ़ गया, उतनी देर में लैडर 2 मीटर नीचे आ जाए तो मैन कैन नॉट गो अप बाय 10 मीटर, क्योंकि लैडर के साथ तो वो नीचे भी आ रहा है, तो ये डबल मोशन हो गया। एल डैश ऊपर गए, एक्स नीचे आ गया, एल डैश ऊपर, एक्स नीचे, एल डैश माइनस एक्स ऊपर, डिस्प्लेसमेंट ऑफ लैडर, उसका मास m माइनस में विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस एक्स, माइनस इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि नीचे आ रहा है लैडर, और ऊपर वाला डायरेक्शन अगर प्लस ले लिया तो नीचे वाला माइनस ले लिया, नीचे है इसलिए माइनस लिख दिया। डिस्प्लेसमेंट ऑफ कैपिटल एम, उधर का काउंटर वेट, उसका विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या है, तो तुमने बोला लैडर एक्स नीचे गया, वो ऊपर गया तो प्लस एक्स यानी ऊपर, तो डायरेक्शन के हिसाब से साइन लिख दिया है। अब बताओ सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या बनाएंगे, तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास इज वही पुराना फॉर्मूला m1 इंटू डेल्टा r1 प्लस m2 डेल्टा r2 प्लस m3 डेल्टा r3 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3, जो फॉर्मूला याद किए हो बस उसमें, तो ये तो पोजीशन का था, नहीं नहीं, पोजीशन को डिफरेंशिएट करोगे डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट को टाइम से डिवाइड कर दोगे, वेलोसिटी का भी यही फॉर्मूला, वेलोसिटी को डिफरेंशिएट कर दोगे तो एक्सेलरेशन का भी यही फॉर्मूला, तो आंसर में अगर डेल्टा r निकालना तो डेल्टा r1 डेल्टा r2 रख दो, वेलोसिटी निकालना तो v1 v2 रख दो, एक्सेलरेशन निकालना तो a1 a2 रख दो, तो m1 मतलब आदमी का मास m है, l डैश माइनस x है, प्लस लैडर का मास m माइनस m है, लेकिन उसका डिस्प्लेसमेंट माइनस x है। देखो वेक्टर इक्वेशन है तो साइन के साथ वैल्यूज रखने पड़ेंगे तभी आंसर आएगा, काउंटर बैलेंस m है और उसका डिस्प्लेसमेंट प्लस x है, डिवाइडेड बाय टोटल मास करेंगे तो 2m हो जाएगा, क्योंकि इधर भी टोटल मास कैपिटल M है, इधर भी टोटल मास कैपिटल, दोनों मिला के कैपिटल M, ये अकेला कैपिटल M, तो टोटल मास 2m, m1 प्लस m2 प्लस। तो अब ऊपर से जरा इसको सॉल्व करें तो m के आगे माइनस x है, माइनस m के आगे प्लस x है, मतलब माइनस mx है और माइनस mx, तो जरा सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारा आंसर डेल्टा आर सी एम इज इक्वल टू एम एल डैश माइनस एम एक्स प्लस, प्लस नहीं, इसको भी माइनस एम एक्स कर देते। अब ये वाला ब्रैकेट ओपन कर रहे हैं, एम माइनस एक्स और माइनस माइनस एम माइनस एक्स, तो माइनस एम एक्स प्लस एम एक्स और आगे प्लस एम एक्स अपॉन 2m, तो प्लस एम एक्स कट गया, प्लस एम एक्स माइनस एम एक्स, छोटा m इधर कट गया, तो आया एम एल डैश अपॉन 2m डेल्टा आर सी एम हो गया। ये देखो ये हमारा आंसर आ गया। तो आपको मेथड क्या समझ में आया? बोलो सर इसमें कोई मेथड थोड़ी ना है, बस क्वेश्चन में जैसे 2-3 लोग हैं किसी सवाल में और सबका अलग अलग डिस्प्लेसमेंट हमें पता है और सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट पूछ लिया, तो कुछ करना थोड़ी ना, फॉर्मूला जो पता है उसमें वैल्यू डाल देना। बस शर्त यह है कि सबका डिस्प्लेसमेंट एक ही रेफरेंस फ्रेम के रिस्पेक्ट में डालेंगे, जैसे आदमी का डिस्प्लेसमेंट लैडर के रिलेटिव दिया है और लैडर भी चलेगा तो मैन का डिस्प्लेसमेंट भी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में लिखेंगे और अदर मासेस को भी ग्राउंड से देखेंगे, तो सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेट डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड आ जाएगा। थोड़ा स्पीड के साथ 1-2 क्वेश्चंस और फटाफट देख लेते हैं। देखो ये नहीं करते हैं, ये भी करेंगे बट थोड़ी देर बाद। हाँ चलो ये वाला क्वेश्चन करते हैं। अब ये क्वेश्चन में कहानी ये है कि अभी जो पढ़ लिया कि अगर सेंटर ऑफ मास is at rest and net external force is also 0, तो फिर सेंटर ऑफ मास VCM 0 है तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास भी 0 हो जाएगा। मतलब कि अगर किसी सिस्टम में 2-3 पार्टिकल आपस में चल रहे हैं और एक राइट में जा रहा है तो दूसरा लेफ्ट में जाएगा, लेकिन सेंटर ऑफ मास कहीं नहीं जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन में अगर सेंटर ऑफ मास नहीं चल रहा है तो आपको डेल्टा आरसीएम 0 लिखना, मतलब m1 डेल्टा r1
प्लस m2 डेल्टा r2 प्लस m3 डेल्टा r3 और सबका सम क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस बहुत आसानी से सॉल्व हो जाते हैं। मैं आपको दो एग्जाम्पल बताता हूं, लेकिन थोड़ा चालाकी भी सीखो, क्योंकि ये जो एग्जाम्पल बता रहा हूं वो है इजी, सभी बच्चे करते हैं, सारे बुक्स में भी होता है, लेकिन मैं थोड़ा अलग तरीके से भी बताता हूं। मान लो एक प्लेटफॉर्म के एक एंड पे एक आदमी स्मॉल m का है और प्लेटफॉर्म कैपिटल M का है, ये पूरा सिस्टम रेस्ट पे। ये आदमी डिसाइड करता है कि मुझे प्लेटफॉर्म के इस एंड ए से इस एंड बी पे चल के जाना है। नीचे वाला सरफेस स्मूथ है, तो आपने बोला यार अगर नीचे सरफेस स्मूथ होगा तो आदमी जिस फ्रिक्शन फोर्स से आगे चलेगा उसी फ्रिक्शन फोर्स से प्लेटफॉर्म को पीछे धक्का देगा। तो ये जो प्लैंक है ये मैन के राइट में चलने से लेफ्ट में चलने लगेगा। बिल्कुल वैसे ही केस है जैसे कि अगर बोट के किनारे तुम खड़े हो और बोट के किनारे से आगे जंप मारोगे तो बोट पीछे खिसक जाती है, या किसी पहिए वाली चेयर के ऊपर खड़े होके तुम अगर जंप मारोगे तो चेयर अपने आप पीछे खिसक जाएगी। इस तरह के एग्जाम्पल में जिस फोर्स से तुम आगे चल रहे हो वही फोर्स दूसरे ऑब्जेक्ट पे पीछे लग रहा है, और सिस्टम पे कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं। देखो mg नहीं लग रहा, क्या mg तो वर्टिकल में, नॉर्मल नहीं लग रहा, नॉर्मल भी वर्टिकल में, फ्रिक्शन नहीं लग रहा ना, फ्रिक्शन आदमी और प्लेटफॉर्म के बीच में है लेकिन वो इंटरनल फोर्स है, और नीचे जमीन पे फ्रिक्शन नहीं है, तो देर इज नो हॉरिजॉन्टल एक्सटर्नल फोर्स। तो अगर कोई फोर्स ही नहीं लग रहा और सिस्टम इनिशियली रेस्ट पे है तो सेंटर ऑफ मास नहीं चलेगा। मतलब अगर आदमी ऐसे आगे चलेगा, आदमी आगे चलेगा तो थोड़ा थोड़ा आगे चलेगा और प्लेटफॉर्म भी पीछे जाएगा, लेकिन इन दोनों का मिला के सेंटर ऑफ मास मूव नहीं करेगा। तो एक तरीका सॉल्व करने का यह है कि अगर आदमी, ये प्लेटफॉर्म का लेंथ L है, तो क्वेश्चन पूछा फाइंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ प्लेटफॉर्म when the man reaches end B। तो तुमने बोला बी एंड कहां, ये रहा। तो आदमी जितनी देर में चल के यहां जाएगा तो प्लेटफॉर्म का एंड भी यहां नहीं रहेगा, उतनी देर में प्लेटफॉर्म थोड़ा पीछे खिसक जाएगा। तो मतलब अगर प्लेटफॉर्म थोड़ा पीछे खिसक के यहां पे आ जाए और बी एंड भी यहां पे थोड़ा लेफ्ट में आ जाए, तो मैन एल डिस्टेंस आगे चला और प्लेटफॉर्म के साथ एक्स पीछे आ गया। तो अगर एक्स पीछे आ गया तो हमें यही एक्स पता लगाना है, फाइंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ प्लेटफॉर्म व्हेन द मैन रीचेस अदर एंड। तो एल आगे गया और एक्स पीछे आ गया, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट ऑफ मैन हो गया एल माइनस एक्स। अगर इस राइट साइड को प्लस ले लें तो प्लेटफॉर्म का डिस्प्लेसमेंट हो गया माइनस एक्स, क्योंकि वो लेफ्ट में है। तो हमने इसी फॉर्मूले में बोला क्योंकि सेंटर ऑफ मास नहीं चल रहा, तो आदमी इंटू आदमी का डिस्प्लेसमेंट, इसको प्लस में लिख दिया, प्लेटफॉर्म इंटू प्लेटफॉर्म का मास इंटू प्लेटफॉर्म का डिस्प्लेसमेंट, इसको माइनस लिख दिया, इक्वल टू 0। तो आंसर आया ml अपॉन m प्लस m। ये x का वैल्यू आ गया डिस्प्लेसमेंट ऑफ प्लेटफॉर्म। तो इसमें क्या खास बात है सर, ये तो बहुत ही लल्लू तरीके से आपने बताया, आप तो बोल रहे थे स्पेशल मेथड है, यही तो सभी जगह दिया रहता है। हाँ, तो मैं दूसरे तरीके से बताता हूं, ये ध्यान रखना, सेंटर ऑफ मास नहीं चल रहा और प्लेटफॉर्म पीछे जा रहा है x, पीछे जा रहा है x, और सेंटर ऑफ मास नहीं चल रहा, लेकिन मैन का डिस्प्लेसमेंट किसके रिलेटिव दिया हुआ है, प्लेटफॉर्म के। अगर आदमी, अगर प्लेटफॉर्म नहीं चलता तो मैन इस एंड से उस एंड पहुंच रहा है, मतलब उसका डिस्प्लेसमेंट एल ही दिखता विद रिस्पेक्ट टू प्लेटफॉर्म। सो वेन एवर रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट इज गिवन, तो मैंने सोचा कि अगर मैं प्लेटफॉर्म पे बैठ जाऊं, इस सवाल में प्लेटफॉर्म पे बैठ जाऊं तो प्लेटफॉर्म नहीं चलेगा, तो आदमी आगे कितना जाते दिखेगा, एल डिस्टेंस आगे जाते दिखेगा। प्लेटफॉर्म नहीं चल रहा तो आदमी इस एंड से इस एंड गया, तो पीछे वाला डिस्प्लेसमेंट हो ही नहीं रहा, तो आदमी का डिस्प्लेसमेंट, तो तुमने बोला सर डिस्प्लेसमेंट देखना तब आसान होता है जब प्लेटफॉर्म नहीं चलता। तो हमने कहा तो फिर प्लेटफॉर्म को रोक दोगे, तो प्लेटफॉर्म पे बैठ जाते हैं, मतलब हमने अपनी आंखें निकाल के प्लेटफॉर्म पे चिपका दी। मैंने बोला अब देखो प्लेटफॉर्म नहीं चलते दिखेगा, लेकिन तुम बोलोगे असली में क्या हो रहा है, सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे है और प्लेटफॉर्म पीछे जा रहा है, पीछे जा रहा है, कितना पीछे जा रहा है, एक्स पीछे जा रहा है, हमें वही निकालना है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ प्लेटफॉर्म बताओ। अगर सेंटर ऑफ मास पीछे जा रहा है और सेंटर ऑफ मास से बैठ बैठ के देखें तो मतलब सॉरी, अगर प्लेटफॉर्म पीछे जा रहा है और सेंटर ऑफ मास नहीं चल रहा, तो प्लेटफॉर्म पे बैठ के देखोगे तो ये एक्स पीछे नहीं जाएगा, उल्टा सेंटर ऑफ मास एक्स आगे चला जाएगा। तो तुमने बोला अच्छा समझ गए। अगर हम प्लेटफॉर्म पे बैठ जाए
और डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालने विद रिस्पेक्ट टू प्लेटफॉर्म, तो जो डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास विद रिस्पेक्ट टू प्लेटफॉर्म हुआ, वही डिस्प्लेसमेंट ऑफ प्लेटफॉर्म विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड हुआ। एक बार और देखते हैं। जब हम ट्रेन से देखते हैं और मुझे कोई ट्री 2 मीटर पीछे जाता दिख रहा है, और मुझे पता है कि असली दुनिया में 2 मीटर पीछे ट्री नहीं चल के गया है, लेकिन ट्री 2 मीटर पीछे गया है, तो ट्रेन कितना आगे गई है? 2 मीटर आगे। तो हमने ऐसे सोचा कि ट्रेन से बैठ के अगर ट्री कितना पीछे गया वो देख लें। अगर ट्रेन से बैठ के ट्री का वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड दिख रहा है, तो ट्रेन का वेलोसिटी क्या है? वो भी 10 मीटर पर सेकंड। वैसे ही सॉल्व कर रहे हैं। तो मैंने क्या सोचा कि अगर मैं इस आदमी को यहां से यहां खिसका दूं और प्लेटफॉर्म को नहीं चलाऊं, तो सेंटर ऑफ मास कितना आगे जाएगा, उसी का उल्टा आंसर लिख देंगे। तो जब हम सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं, तो फॉर्मूला होता है m1x1 प्लस m2x2 अपॉन m1 प्लस m2। अब देखो आंसर एक लाइन में चलाएगा। एक्स cm अगर निकाले तो आदमी यहां से गया l, तो ml, और प्लेटफॉर्म नहीं चला तो 0 अपॉन m प्लस m। यही आंसर आ रहा है। इसी में मैं उल्टा लिख दूंगा, सेंटर ऑफ मास आगे जाता दिख रहा है, तो दिस displacement of platform is minus of the minus ml upon m plus। तो यहां पे तो माइनस नहीं लिखा था आंसर। अरे माइनस इसलिए नहीं लिखा क्योंकि ये तो ऑलरेडी अपोजिट मान लिया था। इसमें हमने राइट में माना, आंसर माइनस में आ रहा, मतलब लेफ्ट में। तो खेल आप समझ गए कि अगर मैं प्लेटफॉर्म पे बैठ के सॉल्व करूं तो मुझे रिलेटिव मोशन नहीं, मतलब रिलेटिव मोशन जो दिया बस वही लिख देना, लेकिन उससे जो आंसर आएगा उसका अपोजिट कर देंगे। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन लिखा है, डिस्टेंस मूव्ड बाय सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम इन द फिगर शोन व्हेन द पर्सन ए एंड बी एक्सचेंज देयर पोजीशन। अब ये पूरा सिस्टम रेस्ट पे है। ए कह रहा मैं इधर जाऊंगा, बी कह रहा मैं उधर जाऊंगा, लेकिन कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा, आपस में ही चल रहे हैं। तो फिर सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट 0। प्लैंक मूव्स टुवर्ड्स। अब यहां पे एक m1 मास है, एक m2 मास है। m1 मास 50 किलो का है और m2 मास 70 किलो का है। तो जो भारी मास है उसके उल्टा चलेगा। तो हैवियर मास चल रहा है लेफ्ट में, तो सिस्टम का यानी जो प्लेटफॉर्म है वो चलेगा राइट में, क्योंकि हैवियर मास सेंटर ऑफ मास को लेफ्ट पुश करने की कोशिश करेगा, तो रिमेनिंग मास अपने आप राइट में चलेंगे, सो दैट सेंटर ऑफ मास वहीं रहे जहां रहना है। तो सिस्टम यानी प्लैंक मूव्स टुवर्ड्स राइट। द डिस्टेंस मूव्ड बाय द प्लैंक। अब यही सवाल पूछा है, तो मैं उल्टा सॉल्व करता हूं। मैं कहता हूं अगर मान लो प्लैंक नहीं चल रहा, तो ये आदमी राइट में गया 2 मीटर और ये आदमी लेफ्ट में गया 2 मीटर। तो 70 इंटू 2 माइनस 50 इंटू 2 डिवाइडेड बाय, अब देखो ये कैपिटल M 80 किलो का है, लेकिन ये चल ही नहीं रहा क्योंकि मैं इसी पे बैठ के सॉल्व कर रहा हूं। तो ये हो गया 50 प्लस 70 प्लस 80, 50 70 120 प्लस 80 200 हो गया। और ये 70 इंटू 2 माइनस 50 इंटू 2 40 हो गया। 40 डिवाइडेड बाय 200 यानी कि 1/5 मीटर या 0.2 मीटर हो गया। तो अभी 70 वाला लेफ्ट में जा रहा है, अगर उसके हिसाब से देखें तो ये आंसर लेफ्ट में आ रहा है, लेकिन सेंटर ऑफ मास लेफ्ट में चल रहा है, तो प्लेटफॉर्म इतना ही राइट में चलेगा। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ प्लेटफॉर्म इज 0.2 मीटर टूवर्ड्स राइट। तो जो आंसर का डायरेक्शन आए उसको ही उल्टा लिख दो। जैसे फिर से देखो, ये जो लेफ्ट में चला इसको मैंने प्लस लिया, राइट वाले को मैंने माइनस लिया, आंसर प्लस में आ गया, यानी सेंटर ऑफ मास गया लेफ्ट में। बट सेंटर ऑफ मास असली में नहीं जा रहा, तो प्लेटफॉर्म गया होगा राइट। सेंटर ऑफ मास प्लेटफॉर्म से देखने पर लेफ्ट में खिसकता नजर आ रहा है, तो सेंटर ऑफ मास से देखने पर प्लेटफॉर्म कितना आगे जाएगा? राइट में जाएगा पॉइंट। तो वट एवर आंसर यू गेट, m1 r1 प्लस m2 r2। तो रिलेटिव मोशन से एब्सोल्यूट मोशन अब नहीं बनाना पड़ रहा। आई होप समझ में आ रहा होगा कि अगर प्लेटफॉर्म को रोक दोगे, देखो वैसे गड़बड़ क्या है, जितनी देर में प्लेटफॉर्म x राइट में खिसक जाएगा तो आदमी 2 मीटर पीछे आएगा, फिर राइट में 2x मीटर चलेगा, तो 2 माइनस x। जो इंसान राइट में जा रहा है 2 मीटर, उसका प्लेटफॉर्म भी राइट में खिसक जाए x, तो ये चलेगा 2 प्लस x, वो चलेगा 2 माइनस x। तो तुम कह रहे हो यार किसी में x ऐड करना पड़ रहा है, किसी में माइनस करना पड़ रहा है। अगर प्लेटफॉर्म पर ही बैठ जाए तो फिर तो कुछ ऐड भी नहीं करना पड़ेगा, माइनस भी नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। तो ऐसा सोचने से थोड़ा फास्ट
सॉल्व हो जाता है। ठीक है, तो ये भी कुछ उसी कैटेगरी के क्वेश्चंस हैं। मान लो इस क्वेश्चन में यहां पे एंगल थीटा बन रहा है और ये जो लेंथ ऑफ रास्ता है ये एल है, ये जो मास है ये कैपिटल एम है और ये मास स्मॉल। तो क्वेश्चन बोला है कि इस सिस्टम को, ये थीटा एंगल का इंक्लाइन प्लेन है और ये लेंथ एल दिया है। तो क्वेश्चन ये है कि अगर ये सिस्टम में ब्लॉक को और सिस्टम को, इस ट्राइंगल को एक साथ छोड़ दे रेस्ट से, तो जैसे ये नीचे गिरेगा उसी एक्शन रिएक्शन के फोर्स से राइट में चलने लगेगा। तो ये नीचे गिरा तो इसका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट कितना होना, तो ये टेढ़ा डिस्टेंस एल है अगर, तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हो जाएगा एल कॉस थीटा। तो अगर मैं इस ट्राइंगल पे बैठ के देखूं तो ये नीचे आएगा, तो ये एल कॉस थीटा लेफ्ट में चलेगा, उतनी देर में ये एक्स राइट में चलेगा। तो अभी जो करा वैसे ही कर लो, नहीं तो उल्टा कर लो। तो स्मॉल एम एल कॉस थीटा चला लेफ्ट में और राइट में चला एक्स, टोटल हो गया एल कॉस थीटा माइन, ये ग्राउंड से सॉल्व कर रहे हैं। और दूसरा वाला पार्टिकल कैपिटल एम वो राइट में चला माइनस एक्स इक्वल टू 0। हमने लेफ्ट वाले को प्लस लिया तो राइट एक्स को दोनों बार माइनस लिया, तो टोटल हो गया एम एल कॉस थीटा अपॉन एम प्लस एम। आप देखोगे हर बार रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट अगर मुझे पता हो तो आंसर यही आता है, एम एक्स अपॉन एम प्लस एम, एम एल अपॉन एम प्लस एम, एम वी अपॉन एम प्लस एम। रिलेटिव वेलोसिटी या रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट है, हमेशा नीचे एम प्लस एम चला आएगा। तो आप अगर एक रिजल्ट से दूसरे रिजल्ट पे नोटिस भी करें तो काफी सिमिलैरिटी है। इस तरह के और भी क्वेश्चन, बहुत सवाल बनते। देखो ये एक, मान लो कोई स्फीयर है, इस बड़े स्फीयर का रेडियस आर है, इसके अंदर एक छोटा स्फीयर है, उसका रेडियस स्मॉल आर है। अब ये सेंटर से बराबर वाले डिस्टेंस से छोड़ दिया, यहां पे नीचे जो है स्मूथ सरफेस है। क्वेश्चन पूछा जब इसको छोड़ देंगे पोजीशन 1 से तो ये कभी ना कभी खिसकते हुए यहां पे नीचे पोजीशन 2 पे आ जाएगा। तो जब कह रहे कि जितनी देर में ये पोजीशन 1 से 2 पे आया उतनी देर में ये जो बड़ा वाला स्फीयर है ये कितना डिस्प्लेस हुआ, डिस्प्लेसमेंट ऑफ लार्ज शेल व्हेन ये जो स्मॉल स्फीयर है, स्फीयर इज एट लोएस्ट पोजीशन। तो मैंने बोला देखो इसका सेंटर ऑफ मास अभी कहां है, इसके मिड पॉइंट पे है, इसका सेंटर ऑफ मास का मिड पॉइंट पे, जब ये नीचे आएगा तो एक्चुअली ये आर माइनस आर गया राइट में। लेकिन जितनी देर में ये राइट में जाएगा उतनी देर में ये जो बड़ा स्फीयर है थोड़ा सा लेफ्ट में खिसक जाएगा। तो मतलब ये अपने सेंटर से लेफ्ट में खिसक गया, तो इसका सेंटर जितना राइट में जाना था उससे एक्स डिस्टेंस और आगे खिसक जाएगा। तो मतलब स्मॉल एम का, अगर मैं इस स्फीयर पे बैठ जाऊं, बड़े स्फीयर पे बैठ जाऊं और इसको नहीं चलूं, तो स्मॉल एम का ये जो डिस्प्लेसमेंट आर माइनस आर दिख रहा है हॉरिजॉन्टल में, हम लोग हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस की बात करते हैं क्योंकि हॉरिजॉन्टल में एक्सटर्नल फोर्स 0 है। एमजी नॉर्मल रिएक्शन तो लग ही रहा है, वहां पे एक्सटर्नल फोर्स 0 नहीं है। सो हॉरिजॉन्टल में सेंटर ऑफ मास कैन नॉट मूव, तो स्मॉल एम गया आर माइनस आर पीछे और कैपिटल एम गया एक्स लेफ्ट में। लेकिन ये इस पे बैठा हुआ है तो ये भी जाएगा एक्स लेफ्ट में, क्योंकि इसका सेंटर ही अगर एक्स में, एक्स नीचे मतलब एक्स लेफ्ट में चला जाए तो इसके सेंटर का नीचे वाला पॉइंट भी तुमको यहां दिखेगा एक्स लेफ्ट। तो आर माइनस आर गया फिर एक्स भी गया, तो हमने लिखा एम इंटू आर माइनस आर अपॉन कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम। ये रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट है, बस ये लिख दो, आंसर आ जाएगा। हर बार सेम आंसर बनता है, एक्स एम एल अपॉन एम प्लस एम आर माइनस आर अपॉन एम प्लस एम। तो आपको यही नोटिस करना होता है कि एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन कितना हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट है। जल्दी से एक क्वेश्चन और देखते हैं। मान लीजिए एक रॉड है, वो फिक्स है, उसमें एक छोटा सा रिंग है जिसका मास स्मॉल एम है और एक पार्टिकल है जिसका मास कैपिटल एम है, वो एल लेंथ के धागे से कनेक्टेड है, ये एल लेंथ का थ्रेड है। तो मैंने इस पार्टिकल को छोड़ दिया तो ये पार्टिकल ऐसे स्विंग होके नीचे आने लगेगा। जब ये स्विंग होके नीचे आ रहा होगा उतनी देर में स्मॉल एम भी थोड़ा सा राइट में खिसकने लगेगा। तो ये एल लेंथ का थ्रेड है, बोल रहे जब ये थ्रेड वर्टिकल हो जाएगा, जब ये थ्रेड वर्टिकल हो जाएगा तब स्मॉल एम का डिस्प्लेसमेंट बताओ। तो तुमने बोला यार ये तो एल लेंथ का थ्रेड है ना, तो ये एल डिस्टेंस पीछे आने की कोशिश करेगा क्योंकि ऐसे घूम के आएगा। अगर ये नहीं चलता तो ये एल डिस्टेंस नीचे आता, एल ही डिस्टेंस पीछे आता, लेकिन उतनी देर में ये एक्स आगे चला गया।
तो कैपिटल एम का डिस्प्लेसमेंट हो गया एल माइनस एक्स और स्मॉल एम का डिस्प्लेसमेंट हो गया एम एक्स, और दोनों का सम जीरो कर दिया क्योंकि सेंटर ऑफ मास डिस्प्लेस नहीं होता। तो आपने बोला घूम फिर के सवाल का आंसर वही है कि जो एल चलेगा उसको रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट एल से मल्टीप्लाई करो और एम प्लस एम से डिवाइड करो। तो आई होप ये वाली कहानियां समझ में आ गई होंगी। अब आज के लिए इतना ही है। नेक्स्ट क्लास में थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास, इंपल्स और कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की कहानियां करेंगे। पहले कोलिजन कर लेंगे सो दैट कोलिजन के कॉन्सेप्ट्स को डायरेक्टली यूज कर पाए। तो नेक्स्ट क्लास में बहुत ही जबरदस्त चीजें डिस्कस करेंगे। ठीक है भाई, Thank you, sir. ओके।